हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं निकुंज जरीवाला एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैग्नेटिक साइंस इंस्टीट्यूट पे। बच्चों, अब हम क्लास 12 फिजिक्स के सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट करने वाले हैं और यहाँ पे बच्चों हम मेनली डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस और हम पढ़ेंगे बच्चों पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस। ओके, और फिर लेटर पार्ट में हम देखेंगे बच्चों अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। और बच्चों अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अबाउट द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ओके, चलिए बच्चों, यहाँ पे नाम में ही दिख रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कैसा होगा, इक्वल होगा। राइट, ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कैसा होता है बच्चों, इक्वल होता है, उसे हम क्या कहते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। बहुत सिंपल है। चलिए तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं बच्चों, द सरफेस on which potential is same at all the points. ओके, हर एक पॉइंट के ऊपर आपका पोटेंशियल कैसा है बच्चों, सेम है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे। ओके, चलिए बच्चों, अगर आपका कोई पॉइंट चार्ज है तो हमने लास्ट लेक्चर में बच्चों इसका फॉर्मूला पढ़ा था पोटेंशियल का। तो पॉइंट चार्ज का जो पोटेंशियल का फॉर्मूला है बच्चों वो होता है के क्यू बाई आर। क्या होता है बच्चों, के क्यू बाई आर। मतलब अगर आपका पॉइंट चार्ज से आर सेम है तो अलग अलग आर के ऊपर बच्चों आपका पोटेंशियल भी कैसा आने वाला है, सेम ही आने वाला है। अगर बच्चों ये आर का वैल्यू सेम है तो पोटेंशियल भी कैसा आएगा, सेम आएगा। चलिए आर का वैल्यू सेम कहां हो सकता है, देखिए जानते तो अगर ये आपका पॉइंट चार्ज है बच्चों क्यू, तो आर डिस्टेंस इस तरफ भी हो सकता है, आर डिस्टेंस जो है बच्चों वो इस तरफ भी हो सकता है, आर डिस्टेंस जो है बच्चों वो इस तरफ भी हो सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स अल्टीमेटली क्या होगा बच्चों, आपका पॉइंट चार्ज को सेंटर में ले लो, पॉइंट चार्ज को सेंटर में ले लो और उसके आजू बाजू क्या बनेगा बच्चों, पूरा एक स्फीयर बनेगा। ओके, क्योंकि सेंटर से स्फीयर के हर एक पॉइंट का डिस्टेंस कैसा होता है बच्चों, सेम होता है, और वो कितना होता है, उसके रेडियस जितना होता है। राइट, इसका मतलब क्या है कि ये पॉइंट चार्ज को सेंटर में रख के अगर आप बच्चों स्फीयर ड्रॉ करो, क्या ड्रॉ करो आप यहाँ पे, स्फीयर अगर ड्रॉ करोगे, राइट, तो ये स्फीयर के हर एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कैसा होगा बच्चों, सेम होने वाला है। कैसा होगा, पोटेंशियल जो है वो सेम होने वाला है। तो ये कैसा है बच्चों, आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा हो जाएगा, पॉइंट चार्ज का स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा यहाँ पे। ओके, समझ में आया बच्चों आपको इतना। तो यहाँ पे ऐसा ही नहीं एक ही स्फीयर मिलेगा, आपको बहुत सारे अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस मिल सकते हैं। ये सरफेस के भी हर एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कैसा होगा बच्चों, सेम होगा, जो इससे अलग होगा, बट इसके हर एक पॉइंट के ऊपर कैसा होना है, सेम होना है। सिमिलरली आप बहुत सारे स्फीयर ड्रॉ कर सकते हो। राइट, ओके, तो मैं बच्चों ऐसा लिखूंगा कि फॉर पॉइंट चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस EPS, दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, आर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। क्या है बच्चों, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो है कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैविंग point charge at center, having point charge at center. Is that clear? Okay, चलिए बच्चों इतना समझ में आ गया आपके लिए। फाइन बच्चा, आगे बढ़ते हैं। अभी यहां पे एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बच्चों आपका ये है कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर always perpendicular to the electric field. They are always perpendicular to what? The electric field. इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो होता है ना बच्चों, वो ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसा होता है, परपेंडिकुलर ही होता है। ओके, चलिए यहाँ पे पॉइंट चार्ज का एग्जांपल देखते हैं बच्चों। पॉइंट चार्ज जो होता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा बच्चों, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द चार्ज, याद है ना आपको, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा बच्चों, टुवर्ड्स द चार्ज। तो अब मान लेते हैं कि यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा बच्चों, हर एक तरफ ऐसे अवे फ्रॉम द चार्ज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए मैं 2-3 जगह पे ये वेक्टर मार रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड्स के। राइट,
ओके तो आप देखिए बच्चों, अगर कभी भी आप रेडियल डायरेक्शन में कुछ भी ड्रॉ करोगे ना, तो वो रेडियल जो डायरेक्शन जो होता है या जो रेडियस होता है वो ऑलवेज सरफेस को कैसा होता है बच्चों, परपेंडिकुलर ही होता है। मतलब यहाँ पे जो ई है वो इस पॉइंट के ऊपर यहाँ परपेंडिकुलर होगा, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा बच्चों, परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा आपको, परपेंडिकुलर ही होने वाला है। तो यहाँ पे बच्चों हम लिखेंगे फॉर पॉइंट चार्ज आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों वो किस डायरेक्शन में है, इट इज इन रेडियल डायरेक्शन। या तो ये रेडियल इनवर्ड होगा या तो ये रेडियल कैसा होगा बच्चों, आउटवर्ड होगा, बट डायरेक्शन क्या होगा, रेडियल ही होगा। इट इज इन द रेडियल डायरेक्शन, राइट, एंड दिस रेडियल डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द स्फीयर विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द स्फेरिकल सरफेस। यस और नो? ओके अब बच्चों ऐसा नहीं है कि खाली पॉइंट चार्ज के लिए ही ये इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर होता है। इट इज अ जनरल केस, किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज कैसा होता है, परपेंडिकुलर ही होता है। चलिए उसको और एक तरीके से समझने की ट्राई करते हैं। तो मैं यहां पर लिखूंगा फॉर ऑल टाइप ऑफ सर्फेसिस, फॉर ऑल टाइप ऑफ इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब बच्चों समझते हैं कि अगर सपोज मान लीजिए कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस को परपेंडिकुलर नहीं है तो क्या होगा। लेट्स सी, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, समझ में आ रहा है ना मैं किस तरह लिख रहा हूं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस को परपेंडिकुलर अगर नहीं है तो क्या होगा। देखिए बहुत ध्यान से, सपोज ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है, कोई क्या है बच्चों आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सपोज वो इस डायरेक्शन में है ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बच्चों वो थीटा एंगल बना रहा है, परपेंडिकुलर नहीं है। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा एंगल पे है तो उसके दो कंपोनेंट आएंगे बच्चों, ये कंपोनेंट होगा आपका ई साइन थीटा, और ये कंपोनेंट कैसा आएगा बच्चों आपका, सॉरी ये पास का कंपोनेंट है, मतलब ये क्या बनना है आपका ई कॉस थीटा बनेगा, और ये कंपोनेंट क्या बनना है बच्चों आपका ई साइन थीटा बनना है, राइट। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कंपोनेंट जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर है। यस और नो? अब अगर मान लीजिए बच्चों के कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, कैसा है बच्चों, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और अगर आपको यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर फील्ड के अगेंस्ट में मूव कराना है, से फील्ड सरफेस पे इस तरफ दिख रहा है आपको ई साइन थीटा वाला, ओके, यस और नो, और आप पॉइंट चार्ज को अगेंस्ट द फील्ड अगर मूव कराना चाहते हो, तो मैं यहां पे लिखूंगा बच्चों अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस को परपेंडिकुलर नहीं है तो क्या होगा, यहां पे देयर विल बी कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द सरफेस। यस और नो? एक इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट कैसा होगा बच्चों, अलोंग द सरफेस होगा। कौन सा कंपोनेंट है यहां पे आपका, ई साइन थीटा कंपोनेंट है। अब अगर आपको किसी पॉइंट चार्ज को, इफ पॉइंट चार्ज is moved on इक्विपोटेंशियल सरफेस, अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर आप पॉइंट चार्ज को मूव कराना चाहते हो बच्चों अगेंस्ट द फील्ड, ओके, तो क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, मतलब आपका जो चार्ज है उसको फोर्स लगना पड़ेगा, और अगर आपको फोर्स के सामने लड़ना है तो आपको वर्क भी करना पड़ेगा, राइट। तो मैं यहां पे लिखूंगा कि इफ द पॉइंट चार्ज इज मूव्ड ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस अगेंस्ट द फील्ड, वर्क मस्ट बी डन ऑन इट। यस और नो? वर्क तो करना ही पड़ेगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसके सामने लड़ने के लिए वर्क तो करना ही पड़ेगा, राइट। वर्क मस्ट बी डन अगेंस्ट द फील्ड। चलिए, मतलब ये पॉइंट चार्ज जो है वो फ्रीली सरफेस में मूव नहीं कर सकता, उसको मूव कराने के लिए आपको कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। अब बच्चों याद करिए, वर्क का तो एक और फॉर्मूला भी होता है, मैं आपको याद दिलाता हूं। वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट चार्ज, ये आपको याद होना चाहिए। बोले, याद आया आपको? वर्क डन क्या होता है बच्चों, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट चार्ज। यस और नो? बहुत बढ़िया, ये मैं लास्ट लेक्चर में ही किया था, ओके। बट यहां पे सरफेस तो कैसा है बच्चों, इक्विपोटेंशियल है। इक्विपोटेंशियल मतलब पोटेंशियल का तो डिफरेंस ही नहीं है, तो मतलब ये डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल कैसा है बच्चों, जीरो है। तो मैं यहां पे लिखूंगा बच्चों के फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस पोटेंशियल का डिफरेंस तो जीरो है। अगर पोटेंशियल का डिफरेंस जीरो है मतलब वर्क डन भी कैसा होगा, जीरो होगा।
मतलब अगर आप चार्ज को इस सरफेस के ऊपर मूव कराना चाहते हो तो कोई वर्क का काम नहीं है, किसी भी वर्क करे बिना आप मूव करा सकते हो। अगर ऐसा है बच्चों तो ये आपका जो ई साइन थीटा है ना वो सरफेस के ऊपर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है तो आपको वर्क कराना पड़ेगा, उसके सिवाय चार्ज मूव नहीं होगा। बट लॉजिक क्या कहता है बच्चों कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे तो पोटेंशियल का डिफरेंस ही नहीं है, मतलब चार्ज को मूव कराने के लिए तो वर्क ही नहीं करना है। अगर वर्क ही नहीं करना है मतलब सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट होना नहीं चाहिए। इसका मतलब यह है बच्चों कि ये ई साइन थीटा जो है ना वो पॉसिबल ही नहीं है, ये हो नहीं सकता है यहां पे। समझ में आया? बिकॉज अगर ई साइन थीटा तो वर्क करना पड़ेगा, बट ये लॉजिक कहता है कि वर्क करने का काम नहीं है। इसका मतलब ये है बच्चों कि ये जो ई साइन थीटा है ना वो कंपलसरी आपका कैसा होगा बच्चों, जीरो ही होगा, मतलब ये कंपोनेंट ही नहीं है। चलिए ये कंपोनेंट कब नहीं होगा, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो कंपलसरी कैसे होना चाहिए बच्चों, सरफेस को परपेंडिकुलर ही होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे का पूरा सरफेस को परपेंडिकुलर है तो फिर ये पैरेलल का तो कंपोनेंट आने वाला ही नहीं है। समझ में आया बच्चों? मतलब यहां से भी आपको क्या पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, तो यहां पर मैं स्टेटमेंट लिख दूं बच्चों कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ना इट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप कोई भी क्यों ना हो बच्चों, फर्क पड़ता नहीं है। ओके, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस को ऑलवेज कैसा होगा, परपेंडिकुलर ही होने वाला है। बोलिए आपको समझ में आया जो पूरा यहां पे कराया बच्चों, वो एक बार वापस क्विकली देख लीजिए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सरफेस को परपेंडिकुलर नहीं है, अगर कोई एंगल पे बना रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट आएगा, एक सरफेस को परपेंडिकुलर, एक सरफेस को पैरेलल, जैसे कि यहाँ पे ई साइन थीटा सरफेस को पैरेलल है। अब अगर आप बच्चों इस सरफेस के ऊपर किसी चार्ज को मूव कराना चाहते हो तो आपको इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में मूव कराना पड़ेगा, मतलब आपको चार्ज के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, राइट। बट वर्क का तो एक और फॉर्मूला भी है बच्चों, वर्क इज इक्वल टू चेंज ऑफ पोटेंशियल बाय क्यू। सरफेस तो इक्विपोटेंशियल है, मतलब पोटेंशियल का तो डिफरेंस ही नहीं है, तो डेल्टा भी कैसा आएगा बच्चों आपका, जीरो आने वाला है। मतलब वर्क डन कंपलसरी कैसा होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर वर्क डन जीरो है बच्चों इसका मतलब क्या है कि ये ई साइन थीटा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ई साइन थीटा होगा तो वर्क करना पड़ेगा। मतलब सरफेस के पैरेलल कोई कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जिस्ट नहीं कर सकता है अगर वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, कंपलसरी सरफेस को खाली और खाली परपेंडिकुलर ही होना चाहिए, पैरेलल होगा नहीं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज इक्विपोटेंशियल सरफेस को हर एक पॉइंट पे कैसा होता है बच्चों, परपेंडिकुलर होता है। इतना क्लियर हो गया आपको? ओके, चले बच्चों आगे बढ़ते। चले बच्चों अब कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ किए जाए। ओके, अगर आपका फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है बच्चों, तो यूनिफॉर्म फील्ड कैसा होता है, इस तरह से होगा आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होगा बच्चों, तो क्योंकि हमने देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस को कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। मतलब आपका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस आएगा वो इस ई को परपेंडिकुलर होना चाहिए। सपोज मान लीजिए कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन को परपेंडिकुलर सरफेस कैसा होगा बच्चों, ऑब्वियसली वाईजेड प्लेन होगा। मतलब आपका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है बच्चों वो कैसा आएगा बच्चों, आपका वाईजेड प्लेन पे है। कैसा आएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो वाईजेड प्लेन पे आप ड्रॉ कर सकते हो। आप जितने ड्रॉ कराना चाहते हो उतने कर सकते हो, बट सारे के सारे कैसे होने चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो ये कौन सा प्लेन है बच्चों, आपका वाईजेड प्लेन है। समझ आ रहा है आपको इतना? ओके, चलिए बच्चों उसी तरह से मान लेते हैं कि अगर आपको डाइपोल दिया है, डाइपोल का इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा दिखेगा, लेट्स से। तो डाइपोल में एक चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव, एक चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला है बच्चों के क्यू बाय आर, और पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी है आपका, स्केलर क्वांटिटी है। मतलब एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज है, मतलब दोनों को जोड़ती हुई लाइन के सेंटर पे तो पोटेंशियल कितना होगा बच्चों, जीरो होगा। कैसा होगा, आपका सेंटर का पोटेंशियल जो है वो जीरो होगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जब आप ड्रॉ कराना चाहते हो तो बीच में पोटेंशियल जीरो ही रहने वाला है। तो आपका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा ना बच्चों वो कुछ इस तरह से बनने वाला है, देखिएगा ध्यान से। राइट, इस तरह से आपके कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस यहां पे बनने वाले हैं बच्चों। किसका केस है आपका, ये फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये डाइपोल के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस है। चलिए सिमिलरली किसका एग्जांपल है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस का, हमने हेडिंग ही नहीं मारा है। ओके, चलिए अगर मान लीजिए कि दोनों पॉइंट चार्ज है, कैसे है बच्चों, दोनों पॉइंट और सेम चार्ज है, तो टू आइडेंटिकल चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा दिखेगा, टू आइडेंटिकल चार्जेस। तो दो आइडेंटिकल चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है बच्चों वो कैसा दिखने वाला है, तो दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्ज है। सपोज
तो दोनों का पोटेंशियल तो प्लस होने वाला है, मतलब ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जहां पे पोटेंशियल जीरो हो। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, यहां पे बनाने के लिए आपको कॉन्सेंट्रिक सर्कल ही ड्रॉ करने हैं और इसको थोड़ा सा साइड पे रखना है ऐसे चार्ज को। सिमिलरली यहां पे बनाया बच्चों, 2 सर्कल बना लीजिए, इनफ है उतना तो बनाया। और पूरा एक आपको कवर करना पड़ेगा जहां पे आपका पोटेंशियल कैसा होगा बच्चों, सेम होगा। तो ये जितने भी यहाँ पे सरफेस है उन सारे सरफेस के ऊपर ये पूरे सरफेस पे पोटेंशियल सेम, इस पे पोटेंशियल सेम, इस पे पोटेंशियल सेम। ओके, तो ये हो गया बच्चों आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेस फॉर द 2 आइडेंटिकल चार्जेस। ये डायपोल का ईपीएस है और ये है आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का ईपीएस। इज दैट क्लियर बच्चों? चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अब बात करेंगे हम रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फील्ड और पोटेंशियल को हम किस तरह से रिलेट करने वाले बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सपोज मान लीजिए कि ये आपका एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। क्या है बच्चों आपका ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस, जिसके पूरे सरफेस के का पोटेंशियल जो है वो वी है। कितना है पूरे सरफेस का पोटेंशियल? वी है। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा बच्चों, सरफेस को परपेंडिकुलर होगा। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कैसा है आपके सरफेस को परपेंडिकुलर है, राइट। अब मान लीजिए बच्चों कि एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, राइट। ये एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस है आपका। ओके, इक्विपोटेंशियल सरफेस नंबर 2, इसको नाम दीजिए इक्विपोटेंशियल सरफेस नंबर 1। और ये सरफेस का आपका जो पोटेंशियल है बच्चों, वो पोटेंशियल सपोज मान लेते हैं V प्लस डीवी है। कितना है वो पोटेंशियल आपका? V प्लस डीवी है। ओके, तो यहां पर बच्चों मैं लिखने वाला हूं कि जो डीवी है इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। डीवी क्या है बच्चों? डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। क्या है बच्चों आपका डीवी? डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आया बच्चों आपको? तो डीवी क्या है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आप आगे जाओ तो डीवी जो है वो पोटेंशियल का चेंज है, बिकॉज यहां पोटेंशियल वी था, यहां पे वी प्लस डीवी हुआ, मतलब पोटेंशियल डीवी जितना चेंज हुआ। मान लीजिए दोनों इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों, वो डिस्टेंस है आपका डीएल। कितना डिस्टेंस है बच्चों आपका? वो डिस्टेंस है डीएल। सो द डीवी इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है बच्चों दोनों के बीच का? पर डिस्टेंस जो है वो आपका है डीएल, या आप डेल्टा एल भी लिख सकते हैं या डीएल लिखे, बोथ थिंग्स आर इक्विवेलेंट। ओके, चलिए बच्चों आगे देखते हैं यहां पे। तो अगर मान लीजिए कि आप कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा चार्ज है बच्चों आपका यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, और उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को सपोज यहां पे कोई पॉइंट बी है और यहां पे कोई पॉइंट ए है, और अगर आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज +1 कूलम चार्ज को अगर बी से ए पे लाना चाहते हो, कहां लाना चाहते हो बच्चों आप? बी से ए पे। अब क्योंकि आप बी से ए पे लाना चाहते हो, अगेंस्ट द फील्ड लाना है, और एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जाना है तो वर्क करना पड़ने वाला है। ओके, हम एक ही सरफेस पे मूव नहीं कर रहे, हम तो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे आ रहे हैं, राइट। मतलब वर्क करना पड़ेगा आपको। चलिए तो लिखते हैं यहां पे, टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज, टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम B टू A, कितना वर्क करना पड़ेगा बच्चों? तो फॉर्मूला है वर्क का फॉर्मूला क्या है बच्चों? F.dl। चलिए फोर्स क्या होता है बच्चों? Q इंटू ई, आपको तो ये पता ही होगा अभी। फोर्स क्या होता है बच्चों? Q इंटू ई होता है, यस और नो? ओके, चलिए बच्चों आपका चार्ज कैसा है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये तो आपका 1 हो जाएगा। तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा बच्चों? EdL जितना वर्क करना पड़ेगा। और अगर मैं खाली मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखूं तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। क्या लिखूंगा बच्चों मैं? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इंटू डीएल। इतना मुझे वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में और डीएल भी उसी डायरेक्शन में, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए मैं यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट नहीं डाल रहा हूं। समझ आ रहा है आपको? एक्चुअली में वर्क क्या होता है? F.d होता है, बट क्योंकि F और डीएल जो है वो पैरेलल है ना आपके, F जो है सॉरी आपका E और डीएल जो है बच्चों वो पैरेलल है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? वो भी परपेंडिकुलर है, डिस्प्लेसमेंट भी परपेंडिकुलर ही है, तो आपका एंगल कितना बच्चों यहाँ पे 0 है, इसलिए आपको कॉस लिखने का काम नहीं है। तो इतना आपको वर्क करना पड़ा। अब आप याद करिए वर्क का तो एक और फॉर्मूला भी है, अभी आगे हमने यूज किया ना, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है बच्चों? वर्क डन इज पोटेंशियल डिफरेंस इंटू क्यू। क्या फॉर्मूला है बच्चों? W इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी। हमने भी आगे ऐसा लिखा था ना कि आपका डेल्टा वी क्या होता है बच्चों? डेल्टा वी होता है आपका W बाई क्यू। क्या होता है बच्चों? डेल्टा वी जो है आपका होता है W बाई क्यू। ओके, चलिए तो यहां पे देखिए बच्चों आगे। तो अब आप क्या करोगे? डेल्टा वी मतलब फाइनल कहां पे आया? बी पे आया, मतलब सॉरी फाइनल कहां पे आया? ए पे आया, मतलब वी है, और इनिशियल कहां से आया था? वो बी से आया था। तो पोटेंशियल का डिफरेंस कितना होगा बच्चों? VA माइनस वी होगा।
चलिए वी ए कितना है, ए वी ए पॉइंट पे पोटेंशियल पूरे पे वी है और बी पे पोटेंशियल कितना है आपका वी प्लस डी वी है। चलिए वी वी कट हो जाएगा तो ये कितना आएगा अपना माइनस क्यू इंटू डीवी आ गया आपका, क्या आ गया ये वर्क डन आ गया। और यहाँ भी चार्ज तो कितना है यूनिट पॉजिटिव ही है तो यहाँ पे आपको वर्क डन कितना मिला बच्चों माइनस डीवी मिला। कितना मिला बच्चों आपको वर्क डन माइनस डीवी मिला। एक फॉर्मूला ये है वर्क डन का, एक फॉर्मूला ये है वर्क डन का, दोनों को कंपेयर कर लेते। तो बच्चों अगर आप इसको कंपेयर करोगे ऑन कंपेयरिंग बोथ द फॉर्मूला, चलिए कंपेयर करने पर बच्चों आपको मिलने वाला है कि दैट वर्क डन इज इक्वल टू ई डॉट डीएल इज इक्वल टू माइनस डीवी, गेटिंग इट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट कितना आएगा बच्चों माइनस डीवी बाई डीएल। कितना आना है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आने वाला है आपका माइनस डीवी बाई डीएल। क्या आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू माइनस डीवी बाई डीएल आएगा। तो यहाँ पे दो वर्क डन के फॉर्मूला को कंपेयर करना है, एक वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड और दूसरा वर्क डन ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, आपको दोनों फॉर्मूला को क्या करना है बच्चों खाली कंपेयर कर लेना है और आपका आंसर बहुत इजीली आ जाएगा यहाँ पे। ऐसा क्लियर बच्चों, इतना आया आपको समझ में, फाइन। अब यहाँ पे आपको दो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। चलिए बच्चों ऐसा क्या है जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला ये है बच्चों कि यहां पे देखिए आपका डीवी का वैल्यू कैसा है बच्चों नेगेटिव आया है। डीवी कैसा आया है बच्चों आपका नेगेटिव आया है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है पोटेंशियल के डिक्रीजिंग डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल के डिक्रीजिंग डायरेक्शन में है। तो आपको ये बात दिमाग में रखना है बच्चों के इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन where decrease of potential is steepest। डिक्रीज ऑफ पोटेंशियल इज स्टीपेस्ट। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत ही स्टीपली डिक्रीज होगा, सबसे ज्यादा डिक्रीज होगा, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ओके, तो यहां पे हमने V प्लस डीवी लिखा था, बट फॉर्मूला क्या लिखा था बच्चों के डीवी जो आपका वो एक्चुअली कैसा आने वाला है नेगेटिव आने वाला है। मतलब इस डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस डायरेक्शन में पोटेंशियल आपका घटेगा, मतलब इधर पोटेंशियल ज्यादा होगा और इधर पोटेंशियल जो है वो कम होगा। ओके, तो मैं आपको सिंपल सा एक एग्जाम्पल देता हूं बच्चों। मान लीजिए यहाँ पे आपका पोटेंशियल है 10 वोल्ट और यहाँ पे मैं आपको 3-4 अलग अलग डायरेक्शन दे रहा हूं। एक डायरेक्शन में आपका पोटेंशियल है यहाँ पे 1 वोल्ट, यहाँ पे आपका पोटेंशियल है बच्चों 2 वोल्ट और यहाँ पे आपका पोटेंशियल है 3 वोल्ट। चलिए बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में होगा जहां पे पोटेंशियल सबसे ज्यादा स्टीपली डिक्रीज हो। तो यहाँ पे 10 में से 1 हो रहा है मतलब 9 का डिक्रीज है, यहाँ पे 10 में से 2 हो रहा है मतलब 8 का डिक्रीज है, यहाँ पे 10 में से 3 हो रहा है मतलब 7 का डिक्रीज है। सबसे ज्यादा डिक्रीज कहां पे हुआ, इधर हुआ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपका इस डायरेक्शन में होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, जहां पे आपका डिक्रीज कैसा सबसे ज्यादा स्टीप है। यहाँ पे क्या है बच्चों आपका डिक्रीज ऑफ 9 वोल्ट है सबसे ज्यादा, तो उस डायरेक्शन में आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। इज दैट क्लियर बच्चों। और दूसरे उसके मैग्नीट्यूड की बात करती है, तो डायरेक्शन हुआ ना। चलिए मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करना है बच्चों आपको पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है बच्चों पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करना है। तो मैं यहां पे लिखूंगा बच्चों चेंज ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट, चेंज ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस, change of potential per unit distance which is perpendicular between the equipotential surface। उतना क्या होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है वो मैग्नीट्यूड होगा। चलिए इसको स्टेट कर लेते हैं क्विकली। इट्स मैग्नीट्यूड इज चेंज इन द पोटेंशियल। क्या है बच्चों ये चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल, चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल। चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल का मतलब क्या है बच्चों डीवी। ओके, पर यूनिट क्या बच्चों पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट मतलब डेल्टा एल, पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट दैट इज योर डेल्टा एल। और ये डिस्प्लेसमेंट कैसा होना चाहिए बच्चों कंपल्सरी, इट इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एट दैट पॉइंट। आप जो डिस्प्लेसमेंट करोगे वो कैसा होना चाहिए बच्चों इक्विपोटेंशियल सरफेस को परपेंडिकुलर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कैसा है इक्विपोटेंशियल सरफेस को परपेंडिकुलर है। तो आपको ये दिमाग में डालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डीएल। चलिए इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको कराता हूं ताकि आपको एकदम से फंडामेंटली क्लियर हो जाए किस तरह से मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं वो। ओके चलिए बच्चों, तो फंडामेंटल क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल है। यहाँ पे बच्चों आपको पोटेंशियल का एक फॉर्मूला दिया है 2x²
+3y +4z³ आपको क्या पूछा है? फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट 2 1। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैसा क्वांटिटी है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब उसका आपको x कंपोनेंट भी फाइंड करना पड़ेगा, y भी फाइंड करना पड़ेगा और z भी फाइंड करना पड़ेगा। तो बच्चों अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट फाइंड करना चाहते हो, क्या फाइंड करना चाहते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट, तो वो कितना होगा बच्चों? हमने अभी आगे देखा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बच्चों dv/dl। अभी क्योंकि मैं x कंपोनेंट फाइंड करना चाहता हूं तो मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब मैं जो वो यूनिट डिस्प्लेसमेंट है ना वो x डायरेक्शन में लूंगा विद माइनस साइन। तो ये हो गया आपका Ex इक्वल टू -dv/dx। चलिए बच्चों इस फॉर्मूला को आप डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x, माइनस एज इट इज x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करिए। चलो 2 एज इट इज होगा बच्चों, x² का डेरिवेशन क्या होता है? 2x। 3 का डेरिवेशन कुछ नहीं होने वाला, ये पूरा टर्म कांस्टेंट है बिकॉज इसमें x ही नहीं है, ये भी पूरा टर्म कांस्टेंट है, इसके अंदर भी x नहीं है, मतलब पहला डेरिवेशन आपका बच्चों इतना आ गया -4x। अब बच्चों आपको किस पॉइंट के ऊपर फाइंड करना है वो बताया, आपको फाइंड करना है 2 1 2, मतलब आपको x y z का वैल्यू दिया, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1, z इक्वल टू, चलिए इसके अंदर x इक्वल टू 2 डालिए, तो ये कंपोनेंट कितना हो गया बच्चों आपका -8। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट हो रहा है -8। चलिए उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर आपको y कंपोनेंट चाहिए तो आप क्या करोगे बच्चों? -dv/dy लोगे। बहुत बढ़िया, मतलब आप इसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करोगे। चलिए बच्चों माइनस, अब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो ना, यहां पे तो y है नहीं, यहां पे भी y नहीं है, तो एक ही टर्म का डेरिवेट होगा खाली। चलिए 3 एज इट इज, और y का डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू y कितना होता है? 1। तो ये कंपोनेंट कितना आ गया आपका -3। यहां पे कोई वैल्यू रखने का काम ही नहीं है बिकॉज वेरिएबल नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट हो गया आपका -3। चलिए सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड का z कंपोनेंट क्या होगा बच्चों? यहाँ पे -dv/dz करना पड़ेगा हमें। चलिए इसको विद रिस्पेक्ट टू z डेरिवेट करिए, तो यहाँ पे z नहीं है, कांस्टेंट का डेरिवेशन 0, यहाँ पे z नहीं है, डेरिवेशन 0, इसका डेरिवेशन होगा 4 इंटू z³ का होगा 3z², राइट। और यहाँ पे z की जगह कितना रखेंगे बच्चों? हम वैल्यू 2 रख देंगे बिकॉज जो पॉइंट है ना वहां पे फाइंड करना है हमें, तो z की जगह आप 2 डालिए बच्चों, दैट इज -4 इंटू 3 इंटू 2², दैट इज इक्वल टू 4, 4 3 12, 12 4 48। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का बच्चों y कंपोनेंट कितना आ रहा है आपका? -48 आ रहा है। तो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर है वो कितना होगा आपका? EXi वेक्टर है ना, EYj प्लस EZk। गेटिंग इट? समझ आ रहा है बच्चों आपको इतना? चलिए x कंपोनेंट कितना आया आपका? -8i -3j -48k। तो ये हो गया बच्चों आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर, अगर आपका फील्ड इस तरफ दिया हुआ है तो। समझ आया बच्चों आपको इतना? तो इस तरह से आप पोटेंशियल के फॉर्मूला से फील्ड निकाल सकते हो। क्लियर एकदम? अब ये टॉपिक जो है वो कंक्लूजन में याद क्या रखना? इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजिंग डायरेक्शन में होगा। किसका डिक्रीजिंग डायरेक्शन में? पोटेंशियल सबसे ज्यादा जहां पर डिक्रीज हो रहा है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, और वैल्यू कितना होगा? -dv/dl। dl क्या है बच्चों? जिस डायरेक्शन का आपको कंपोनेंट चाहिए उस डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिल जाएगा उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ऐसा क्लियर बच्चों? आ गया है आपके सामने अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ द चार्जेस। सपोज मान लेते हैं बच्चों कि ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में बच्चों 2 चार्ज है, Q1 एंड Q2। क्या है बच्चों? यहाँ पे 2 चार्ज है, Q1 एंड Q2 है, और Q1 जो है उसका पोजीशन वेक्टर है सपोज बच्चों आपका R1, और Q2 जो है बच्चों उसका पोजीशन वेक्टर है आपका R2, राइट। और मुझे ये फाइंड करना है कि ये दोनों चार्जेस को मिला के टोटल एनर्जी कितना होगा। समझ आ रहा है आपको? तो उसको हम कहेंगे बच्चों पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस। पहले हम 2 चार्जेस का करेंगे, उसके बाद हम 3 चार्जेस का करेंगे। अब यहाँ पे बच्चों देखिए एक्सटर्नली कोई फील्ड नहीं है, खाली 2 चार्ज ही है Q1 एंड Q2 विदाउट एनी एक्सटर्नल फील्ड। यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, देयर इज नो एक्सटर्नल फील्ड, राइट। क्योंकि इसके बाद हम जो करेंगे वहां पे एक्सटर्नल फील्ड भी होगा, यहाँ पे फील्ड नहीं है। तो सबसे पहले बच्चों हमें इस चार्ज के पास एनर्जी कहां से आएगी? तो हम क्या करते हैं बच्चों? चार्ज को इनफाइनाइट से खींच के लाते हैं, और उसके ऊपर जो वर्क करते हैं वो सारा वर्क चार्ज के अंदर स्टोर हो जाता है। तो हम क्या करेंगे बच्चों? पहले Q1 चार्ज को खींच के लाएंगे अगेंस्ट द फील्ड, उसके लिए कितना वर्क है वो वर्क Q1 के अंदर स्टोर हो जाएगा। फिर Q2 को खींच के लाएंगे, उसका जो वर्क होगा वो किसके अंदर स्टोर हो जाएगा? Q2 के अंदर स्टोर हो जाएगा, और जो टोटल वर्क स्टोर हुआ वही क्या है? सिस्टम का टोटल एनर्जी है। तो हम क्या करेंगे बच्चों? यहां पे पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट वर्क रिक्वायर्ड to be done to establish the given configuration, to establish the given configuration। बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बहुत सिंपल ही समझा दूंगा ग्राफिकली खाली,
ओके चले बच्चों, तो मुझे क्या करना है, Q1 चार्ज को इनफाइनाइट से खींच के R1 पे लाना है और Q2 चार्ज को इनफाइनाइट से खींच के R2 पे लाना है और दोनों का कितना वर्क है वो फाइंड करना है और वही वर्क हो जाएगा आपका टोटल एनर्जी। सबसे पहला बच्चों हम क्या करेंगे, स्टेप 1, चलिए ब्रिंग चार्ज Q1 फ्रॉम इंफिनिटी टू R1। इंफिनिटी से चार्ज Q1 को आपको खींच के कहां लाना है, R1 के ऊपर लाना है। चलिए बच्चों यहाँ पे कोई वर्क ही नहीं करना है। पूछे क्यों वर्क नहीं करना है, क्योंकि जब चार्ज, अभी आपका सपोज कोऑर्डिनेट सिस्टम है, लेट मी यूज द स्केल, ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अभी यहाँ पे ना Q1 है ना Q2 है, कोई भी नहीं है। ओके मतलब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं है। आपका एक यूनिट Q1 जितना चार्ज है जो अभी कहां पर है, इनफाइनाइट पे, और आप उस इनफाइनाइट से खींच के उसको कहां पे ला रहे हो बच्चों, इधर ला रहे हो, इस पॉइंट के ऊपर, जिसका पोजीशन वेक्टर कितना है, R1 है। तो Q1 को जब लाओगे तो आप लड़ोगे किसके सामने, किसके सामने आप वर्क करोगे, क्योंकि कोई है ही नहीं जब Q1 आ रहा है तब, मतलब यहां पे कोई वर्क करना नहीं है। तो मैं यहां पे लिखूंगा द वर्क डन इज इक्वल टू 0। वाई, बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल फील्ड, देयर इज नो एक्सटर्नल फील्ड, है कि नहीं। तो आपको कोई वर्क नहीं करना जब Q1 को लाओगे। तो अब दूसरा स्टेप देखिए बच्चों, स्टेप 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, Q2 को लाएंगे, ब्रिंग Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू R2। आपको क्या करना है बच्चों, आपको Q2 को खींच के लाना है इंफिनिटी से R2 के ऊपर। अब देखिए क्या होना है, अब Q2 जब आ रहा है ना, उसके पहले ऑलरेडी Q1 आ चुका है। मतलब Q2 को जब आप लाओगे ना तो आपको Q1 के सामने लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपका जो Q1 है वो सेट हो चुका है कहां पे बच्चों, R1 के ऊपर। ये तो ऑलरेडी आ चुका है ना पहले स्टेप में। ओके, और ये बच्चों आपका क्या है, यहाँ पे R2 पॉइंट है, और इस R2 पॉइंट के ऊपर मुझे किसी Q2 चार्ज को जो अभी इनफाइनाइट पे, वहां से मुझे उसको खींच के इधर लाना है। तो बिकॉज यहाँ पे Q1 चार्ज ऑलरेडी आ चुका है, तो Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आजू बाजू में, और Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल भी होगा। एंड लेट्स कंसीडर बच्चों के ये जो आपका पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर है आपका R12। क्या है बच्चों आपका पोजीशन वेक्टर जो है R12, जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है। फाइन, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा बच्चों, मैं यहाँ पे पहले ये लिख दूंगा कि पोटेंशियल ड्यू टू Q1, जैसे मैंने कहा ना आपको कि आजू बाजू Q1 का फील्ड है। यहाँ पे क्या है बच्चों, पूरे एरिया में ये जो Q1 है ना उसका फील्ड है, ये पूरे एरिया में क्या है बच्चों, ये आपका फील्ड ऑफ Q1 है, और उसके सामने आपको उस Q2 को लेके आना है। अब पहले कोई नहीं था यहाँ पे, अब Q1 आ चुका है ऑलरेडी। तो पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एट पॉइंट R2, चलिए कितना होता है, पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल होता है बच्चों V इक्वल टू के Q बाई डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच का बच्चों, R12। तो ये Q1 चार्ज का यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, के Q1 बाई R कितना है आपका, R12 है, जो दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है आपका। ओके, अब बच्चों सिंपल सा लॉजिक है कि पोटेंशियल का मतलब क्या होता है। पोटेंशियल का मतलब है वर्क टू ब्रिंग द यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू द पॉइंट। ओके, अगर मुझे किसी यूनिट Q2 को छोड़ दो, अगर आपको यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से इस पॉइंट के ऊपर लाना है, अगर आपको यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से इस पॉइंट के ऊपर लाना है, तो जो वर्क करना पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, पोटेंशियल कहते हैं। जो ये रहा आपका पोटेंशियल, तो यूनिट चार्ज के लिए अगर पोटेंशियल जितना काम करना है, तो अगर आपको Q चार्ज को खींच के लाना है तो कितना काम करना पड़ेगा, Q इंटू पोटेंशियल जितना। यूनिट चार्ज के लिए पोटेंशियल जितना काम है, तो Q चार्ज के लिए कितना काम होगा बच्चों आपका, Q चार्ज के लिए ऑब्वियसली आपका काम होने वाला है कितना, चार्ज इंटू द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो मैं यहां पे लिखूंगा बच्चों, वर्क टू ब्रिंग चार्ज Q2 को इंफिनिटी से पॉइंट पे लाना है, फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट R2 अगेंस्ट द फील्ड ऑफ V1। यहां पे V1 नाम दीजिए बिकॉज ये पोटेंशियल Q1 क्या है। तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा बच्चों, वर्क ऑन टू Q2 के ऊपर आपको जो वर्क करना पड़ेगा, जो मैंने आपको समझाया था, इस चार्ज जिसको आपको खींच के लाना है इंटू जिस पॉइंट पे खींच के लाना है उस पॉइंट का पोटेंशियल। तो वर्क इज इक्वल टू Q2 इंटू V1। चलिए बच्चों, Q2 इंटू V1 कितना है आपका, ये रहा ऊपर के Q1 बाई R12। यस और नो। तो बच्चों आपका अल्टीमेट फॉर्मूला क्या हो गया, तो यहां पे आपका वर्क डन का फॉर्मूला हो गया बच्चों के Q1 Q2 बाई R12। ठीक है, अब हमें पता है कि जो कूलम फील्ड है वो कैसा है बच्चों, कंजर्वेटिव फील्ड है। मतलब आप जो भी वर्क करोगे वो कहां जाएगा, चार्जेस के अंदर स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी दोनों को मिला के कितना हो गया बच्चों, ये जब आपने सिस्टम एस्टैब्लिश किया तो आपने टोटल कितना वर्क किया, Q1 को लाने का वर्क कितना है बच्चों, 0 है, Q2 को लाने का वर्क कितना है, तो टोटल वर्क आपने कितना किया, वही क्या है बच्चों आपका एनर्जी है। क्या है, वही आपका वो एनर्जी है। ओके,
चलिए आगे आपका स्टेटमेंट, एज अ फोर्स इज कंजर्वेटिव वर्क विल स्टोर इन फॉर्म ऑफ द एनर्जी। तो टोटल एनर्जी कितना होगा बच्चों, वर्क टू ब्रिंग द चार्ज 1 प्लस वर्क टू ब्रिंग द चार्ज 2। पहले चार्ज को लाने का तो वर्क ही नहीं था, दूसरे का वर्क कितना आया था बच्चों, के Q1 Q2 बाय R12। तो दोनों चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा बच्चों, के Q1 Q2 बाई R12। ये है बच्चों आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ टू चार्ज। क्या है बच्चों, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। अब बच्चों अगर 2 की जगह पे 3 चार्ज है तो क्या होगा, सोचिए। चलिए स्टेप बाय स्टेप जाए बच्चों। चलिए पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 3 चार्जेस। देखिएगा अभी आपको अगर आगे वाला लॉजिक क्लियर है तो ये सिंपल ही हो जाएगा आपका। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस, कोई डरना नहीं है। चलिए जब आप पहले चार्ज को लेके आओगे तो वर्क करना ही नहीं है आपको। क्यों, क्योंकि पहले चार्ज को लाया तब तक कुछ था ही नहीं, तो पहले चार्ज को लाने का वर्क कितना, 0। चलिए जब आप दूसरे चार्ज को बच्चों लेके आओगे तो ऑलरेडी पहले चार्ज का पोटेंशियल है वहां पे कितना है बच्चों, वहां पे पोटेंशियल V1 है। और अब जिस चार्ज को लेके आने वाले हो वो चार्ज कौन सा है आपका, अब Q2 चार्ज को लेके आ रहे हो, तो Q2 चार्ज को V1 के अगेंस्ट में लाना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा आपको, Q2 इंटू V1, जो भी हमने आगे लिखा। यस और नो। चले बच्चों ये V1 कितना होगा, तो V1 किसका पोटेंशियल है, V1 है पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज 1 दैट इज इक्वल टू के Q1। और आपका पैर जो बन रहा है वो पैर में एक Q1 है एक Q2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा बच्चों आपका R12 होगा। यस और नो। तो दूसरे को लाने के लिए आपको इतना वर्क करना पड़ेगा। अब जब बच्चों आपको तीसरे को लाना है, तीसरे चार्ज को जब अब लाना है ना, तो ऑलरेडी पहला चार्ज भी आ गया है, दूसरा भी आ गया है, मतलब पहले का भी पोटेंशियल होगा, दूसरे का भी पोटेंशियल होगा। आपको पहले दूसरे दोनों के सामने लड़ना पड़ेगा। समझ आ रहा है बच्चों आपको यहाँ पे, ओके। मतलब यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो पहले का भी है किस पॉइंट के ऊपर, तीसरे पॉइंट के ऊपर, प्लस पोटेंशियल जो है बच्चों वो दूसरे चार्ज का भी है कहां पर, वो भी तीसरे पॉइंट के ऊपर। तो आपको दोनों पोटेंशियल के अगेंस्ट में काम करना पड़ेगा। और अब किस चार्ज को लाने वाले हो, अभी Q3 को ला रहे हो ना खींच के, ओके। तो Q3 को पोटेंशियल के अगेंस्ट में लाने का वर्क कितना होता है बच्चों, Q3 इंटू पोटेंशियल। कितना होता है बच्चों ये, Q3 इंटू पोटेंशियल। बोले आ रहे आपको समझ में। चलिए अब क्या करना है बच्चों आपको, ये हो गया Q3 इंटू V13, मतलब पहले चार्ज का तीसरे पॉइंट की तरफ पोटेंशियल, पहले चार्ज का तीसरा पॉइंट जहां पे आने वाला है वहां पे पोटेंशियल दैट इज के। पोटेंशियल किसका है, पहले चार्ज का है मतलब Q1। और किस, अभी पैर कौन सा है आपका, पहला चार्ज और तीसरा चार्ज, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस हम कितना रखेंगे बच्चों, R13 प्लस। चले यहां पे दूसरे चार्ज का पोटेंशियल है मतलब के Q2। कहां पर है पोटेंशियल, तीसरे चार्ज के ऊपर, तो पैर है आपका दूसरा और तीसरा, तो उसके बीच का पोजीशन वेक्टर क्या होगा आपका, R23 होगा। यस और नो। तो आपका टोटल वर्क कितना हुआ बच्चों, टोटल वर्क कहां जाएगा, टोटल वर्क जो है बच्चों वो ऑब्वियसली आपका एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। टोटल वर्क इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, टोटल वर्क इज W1 प्लस W2 प्लस W3 दैट इज योर पोटेंशियल एनर्जी U। चलिए W1 तो 0 है, W2 आपका ये रहा बच्चों, डालिए यहां से उठा के के Q1 Q2 बाई R12। यहां पे आप ब्रैकेट ओपन करें बच्चों, ये आएगा आपका के Q1 Q3 बाई R13, के Q2 Q3 बाई R23। तो इतना आपको टोटल एनर्जी स्टोर होने वाला है बच्चों। तो मैं इसको जनरल फॉर्म में लिख सकता हूं कि यू कैन राइट दिस इन द जनरल फॉर्म एज के QI QJ डिवाइड बाई RIJ, के QI QJ डिवाइड बाई RIJ। और आपके ऐसे सारी पेयर को आपको इंटीग्रेट करना है 1 टू लेके n तक। और J भी कितना होगा बच्चों आपका, J भी होगा आपका 1 टू लेके n तक। जितने चार्ज है वो सारी पेयर को आपको ऐड करना है, जितने भी चार्जेस है वो सारी पेयर को आपको क्या करना है बच्चों, ऐड करना रहेगा। ओके, सपोज मान लीजिए कि आपके यहाँ पे 4 चार्ज दिए हुए, तो अब आप क्या करोगे, अगर 4 चार्ज है बच्चों तो मेरा पहला पेयर कौन सा आएगा, सपोज 4 चार्ज है Q1 Q2 Q3 एंड Q4। तो इसका टोटल एनर्जी कितना होगा, बहुत सिंपल है बच्चों। चलिए पहले इस पेयर का पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 बाई R12, फिर इस पेयर का पोटेंशियल एनर्जी के Q2 Q3 बाय R23 प्लस अब इस पेयर का पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q4 बाय R14। चलिए अब इस पेयर का पोटेंशियल एनर्जी के Q2 Q3 बाय R23, फिर इस पेयर का पोटेंशियल एनर्जी के Q2 Q4 बाय R24। चलिए अब ये पेयर ऑलरेडी आ चुका है, आपको एक पेयर एक ही बार लेना, 1 2 and 2 1 बोथ थिंग्स आर सेम। और अभी आखिरी ये बचा है बच्चों 3 4 का पोटेंशियल एनर्जी दैट इज के Q3 Q4 डिवाइड बाई R34। तो इतना हो गया बच्चों, सबको जब आप जोड़ दोगे तो ये सिस्टम का आपका ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। मतलब आपको हर एक पेयर को कवर करना पड़ेगा। ऐसा क्लियर बच्चों किस तरह से आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बना वो
एग्जाम में थियरी के फॉर्म में भी आ सकता है, तो आपको कंपलसरी इसका डेरिवेशन आना चाहिए। ओके, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ओके, लेट्स सी द पोटेंशियल एनर्जी इन द एक्सटर्नल फील्ड। अभी बच्चों यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड है, अभी आगे आपने जो केस किया था ना वहां पे एक्सटर्नल कोई फील्ड नहीं था। अब हम देखेंगे बच्चों पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल फील्ड ड्यू ऑफ अ सिंगल चार्ज। मतलब अगर एक्सटर्नल फील्ड है और उसमें कोई सिंगल चार्ज पड़ा हुआ है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो बच्चों मैं क्या करूंगा, यहाँ पे छोटा सा फिगर बना लेता हूं, देखिए चलिए ध्यान से। ओके, और यहाँ पे सपोज आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है कुछ, ये ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सोर्स है वो कोई स्पेसिफाई नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आई उसका मतलब नहीं है, हमें खाली मतलब है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है बच्चों, यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स क्या है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारे लिए खाली इंपॉर्टेंट है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मतलब उसका वहां पे पोटेंशियल भी होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को हम अलग नहीं कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल भी है। सपोज मान लेते हैं बच्चों कि उसका R1 पॉइंट के ऊपर, सपोज यहां पे कोई पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर है बच्चों R1, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये R1 पॉइंट के ऊपर या R पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कितना है बच्चों, V है। कितना है पोटेंशियल, VR है। कितना है पोटेंशियल, VR है। और अगर यहां पे बच्चों कोई चार्ज पड़ा हुआ है, कितना चार्ज पड़ा है, Q चार्ज पड़ा है, तो ये Q चार्ज का एनर्जी कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। समझ में आ गया आपको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर ये Q चार्ज R1 डिस्टेंस के ऊपर है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है वो फाइंड करना है। बच्चों वही काम करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के लिए। हम क्या करेंगे, Q1 चार्ज को, ये जो Q चार्ज है ना उसको मैं इंफिनिटी से खींच के लाऊंगा कहां पे बच्चों, R1 पॉइंट के ऊपर। कहां पे लाऊंगा मैं, R1 पॉइंट के ऊपर लाऊंगा। अब आगे वाले केस में तो एक्सटर्नली कुछ था नहीं, तो पहले चार्ज को लाने का वर्क 0 था, बट यहां पे तो फील्ड है ना, फील्ड है तो पोटेंशियल भी है। तो आपको Q चार्ज को लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। और एक बात ध्यान रखना है बच्चों कि Q चार्ज को आप जब लाओ ना तो ये एक्सटर्नल फील्ड के अंदर कोई वेरिएशन नहीं होना चाहिए। तो ये तभी हो सकता है बच्चों जब ये Q चार्ज जो बहुत ही छोटा हो, या तो फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना उसका सोर्स इतना बड़ा हो और वो सोर्स इतना दूर है कि उस दूर होने की वजह से ये Q चार्ज आएगा तो उस सोर्स को कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है। तो ये Q चार्ज जो है ना कंपलसरी बच्चों, इट शुड नॉट इफेक्ट द एक्सटर्नल फील्ड। It should not affect the external field. ओके, चलिए बच्चों तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे वर्क डन। किसके लिए वर्क करेंगे, टू ब्रिंग चार्ज Q फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट R1 इन द इलेक्ट्रिक फील्ड E। ठीक है, तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा बच्चों, वर्क इज इक्वल टू, चलिए पोटेंशियल कितना है उस पॉइंट के ऊपर, VR जितना पोटेंशियल है। ओके, तो पोटेंशियल का मतलब क्या है, वर्क टू ब्रिंग द यूनिट चार्ज। आप तो यूनिट चार्ज की जगह पे Q चार्ज को ला रहे हो ना, तो वर्क कितना होगा आपका, Q इंटू पोटेंशियल होगा। ओके, ये VR क्या है बच्चों, VR है आपका पोटेंशियल एट R1 ड्यू टू गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, क्लियर बच्चों। तो ये आपने जो भी वर्क किया उसको लाने में वो वर्क कहां जाएगा, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो यही जो वर्क है ना वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, दैट इज Q इंटू VR। क्या होगा बच्चों यहाँ पे, Q इंटू VR हो जाएगा। ओके, तो अगर कोई चार्ज एक्सटर्नल फील्ड में पड़ा है तो उस चार्ज का एनर्जी कितना होता है बच्चों, U इक्वल टू Q इंटू V जितना एनर्जी होता है। कितना होता है बच्चों, Q इंटू V जितना उसका आपका एनर्जी होगा। ऐसा क्लियर बच्चों, इतना आपको समझ में आ गया। अब यार बच्चों एनर्जी का यूनिट डिफाइन करते हैं, शायद आपको पता ही होगा, ये तो यूनिट ऑफ एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो आप सपोज मान लीजिए कि आपका चार्ज जो है ना वो इलेक्ट्रॉन है, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, और आप जो पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हो वो 1 वोल्ट है। कितना है पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों, 1 वोल्ट है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज accelerated, electron is accelerated through the potential difference of 1 volt, the gain in energy, उसको जो एनर्जी मिलेगी ना इलेक्ट्रॉन को, the gain in energy of electron is 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो आपका जो एनर्जी है बच्चों, आपका चार्ज कौन सा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बच्चों, 1 वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19,
और वोल्ट कितना है बच्चों 1 है, तो ये आपका जूल में कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच्चों जूल में कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो ये एनर्जी का यूनिट जो है बच्चों वो हम जब एटॉमिक लेवल पे एनर्जी कैलकुलेट करते हैं या न्यूक्लियर लेवल पे एनर्जी कैलकुलेट करते हैं ना, तो जनरली हम इस यूनिट के अंदर रखते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर बच्चों? ओके चलिए बच्चों आगे ये देखेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में एक ही चार्ज है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज की जगह पे 2 चार्ज है तो 2 चार्ज को मिला के कितना एनर्जी होगा, चलिए देखते हैं फटाफट, मजा आएगा। चलिए तो बच्चों यहाँ पे 2 चार्ज है आपके और एक्सटर्नल फील्ड भी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा फिगर बना लेता हूं वापस। ओके तो ये आपका सपोज एक्सटर्नल फील्ड है, जैसे मैंने कहा इसका सोर्स क्या है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, राइट। ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, एक्सटर्नल है। ओके अब यहाँ पे 2 पॉइंट है बच्चों, सपोज मान लीजिए कि एक पॉइंट आपका P है और एक पॉइंट आपका R है। ये P पॉइंट के ऊपर का जो चार्ज है बच्चों वो Q1 है और ये R पॉइंट के ऊपर का जो चार्ज है वो कितना है बच्चों Q2 है। ओके ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का सपोज ये P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं पहले। चलिए ये पोजीशन वेक्टर आपका R1 है और ये पोजीशन वेक्टर है बच्चों आपका R2। क्या ये R1 R2 जो है वो पोजीशन वेक्टर है, चलिए थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड से थोड़ा सा अलग दिखे आपको। तो ये क्या है बच्चों आपका पोजीशन वेक्टर है R1 R2 और ये आपका पोजीशन हो जाएगा कौन सा बच्चों R12 या R21, अभी उससे कोई मतलब नहीं, हमें खाली डिस्टेंस चाहिए अभी, ठीक है। चलिए बच्चों अब आपको क्या करना है, ये दोनों चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़े हैं उनका टोटल एनर्जी कितना होगा वो फाइंड करना है। हम वापस अपने ही लॉजिक पे जाएंगे। सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, Q1 को खींच के लाएंगे। ओके अब यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब पोटेंशियल होगा, तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का R1 डिस्टेंस के ऊपर अगर पोटेंशियल है बच्चों VR1 और R2 के ऊपर पोटेंशियल है उसका VR2, तो ये क्या है बच्चों VR1 है आपका पोटेंशियल ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड, पोटेंशियल ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एट R1 और ये बच्चों आपका है पोटेंशियल ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एट R2, राइट। ओके ये ऑलरेडी एक्सटर्नल फील्ड की वजह से इतना है। तो सबसे पहले बच्चों आप सोचिए कि वर्क टू ब्रिंग Q1, आपको जब Q1 को लाना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा। ओके तो मैं यहां पर लिख देता हूं बच्चों W(1). अब क्योंकि मुझे Q1 को लाना है तो ऑलरेडी उस जिस पॉइंट के ऊपर लाना है वहां पे पोटेंशियल कितना है आपका VR1 है। कितना पोटेंशियल है बच्चों, यहाँ पे आपका VR1 पोटेंशियल है और यहाँ पे इस पॉइंट पे आपका कितना पोटेंशियल है बच्चों VR2 है। तो क्योंकि मुझे जहां पे Q1 को लाना है वहां पे ऑलरेडी पोटेंशियल VR1 है, तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा बच्चों Q1 इंटू V(R1), कितना करना पड़ेगा Q1 इंटू V(R1), इतना ऑलरेडी हमें करना पड़ेगा। ओके अब देखिए बच्चों, अब जब आपको दूसरे को लाना है वर्क टू ब्रिंग Q2 एट R2। ओके अब Q2 को जब R2 पे लाओगे तो ऑलरेडी R2 के ऊपर पोटेंशियल है कितना है VR2। ये पोटेंशियल किसकी वजह से है बच्चों, आपका एक्सटर्नल फील्ड की वजह से ऑलरेडी पोटेंशियल है वहां पे VR2। तो उस पोटेंशियल के लड़ने के लिए आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल इंटू चार्ज। कितने चार्ज को आप लेके आना चाहते हो बच्चों, Q2 को लाना चाहते हो। पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बच्चों कि जब Q2 यहां पे आ रहा है ना उसके पहले ऑलरेडी Q1 भी आ चुका है, यस और नो। तो Q1 का भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा आजू बाजू में, एक्सटर्नल फील्ड तो है ही, साथ साथ में जैसे ही Q1 यहां पे आ जाएगा तो Q1 का भी इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। मतलब जब Q2 को आप लाओगे तो आपको Q1 को फील्ड के सामने भी लड़ना पड़ेगा, यस और नो। मतलब यहां पे एक्सटर्नल फील्ड के सामने तो वर्क करना ही है, बट साथ में आपको और वर्क करना पड़ेगा, वर्क अगेंस्ट द फील्ड ऑफ Q1, क्योंकि Q1 तो पहले से आ चुका है वहां पे। कोई बात नहीं बच्चों, चलिए Q2 इंटू VR2। ओके तो यहां पे आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, यहां पे बच्चों आपको वर्क करना पड़ेगा जितने आपको चार्ज को लाना है इंटू चार्ज इंटू पोटेंशियल। किसका पोटेंशियल है बच्चों यहां पे, पोटेंशियल ऑफ Q1 एट R2, यस और नो। ये Q1 का यहां पे जितना पोटेंशियल होगा इंटू आपको क्या करना पड़ेगा, इस चार्ज को करना पड़ेगा, तो आपको इस Q2 को इसके अगेंस्ट में लाने का वर्क मिल जाएगा। क्लियर, समझ में आया बच्चों। ये टर्म क्या है बच्चों, वर्क डन अगेंस्ट द एक्सटर्नल फील्ड, और ये आपका कौन सा वर्क है, वर्क टू ब्रिंग द Q2 अगेंस्ट द फील्ड ऑफ Q1। ओके तो वर्क का फॉर्मूला क्या है, Q इंटू V। लाना किसको है हमें, Q2 को। पोटेंशियल किसका है, पहले चार्ज का। पहले चार्ज का कहां पे पोटेंशियल है, इस Q2 के ऊपर या इस पॉइंट के ऊपर। ओके तो अब यहां पे आपका ये सिंप्लीफाई हो जाएगा बच्चों, Q2 इंटू VR2 प्लस Q2। चलिए
इस Q1 का यहाँ पे पोटेंशियल, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला है बच्चों के, पोटेंशियल किसका है, Q1 का है, मतलब Q1 किस पॉइंट के ऊपर है, इस पॉइंट के ऊपर है, तो दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चों आपका R12। इज दैट क्लियर? तो आपने जो टोटल वर्क किया बच्चों वो कहां जाएगा, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। टोटल वर्क इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ सिस्टम, दैट इज योर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। तो आपका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा बच्चों W1 प्लस W2। चलिए आप जैसे इसको प्लस करोगे आपको मिलेगा बच्चों Q1 इंटू VR1, Q2 इंटू VR2 प्लस के Q1 Q2 डिवाइड बाई R12। तो बहुत सिंपल है बच्चों, ये टर्म तो आपका आना ही है, बिकॉज दो चार्ज है तो दो चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी ये तो होना ही है, के Q1 Q2 बाई R12। अब Q1 जो है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 के ऊपर वर्क करेगा, और Q2 भी इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड Q2 के ऊपर भी वर्क करेगा, दैट इज Q2 इंटू VR2। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से बच्चों आपको एक्सटर्नल फील्ड में चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा। इज दैट क्लियर? तो क्वेश्चन है तो पहले देखिए कि एक्सटर्नल फील्ड है कि नहीं है। अगर एक्सटर्नल फील्ड है तो फिर Q इंटू V वाला टर्म एक्सटर्नल फील्ड के लिए भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। ओके, चलिए बच्चों नेक्स्ट है आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डाइपोल जो है ना बच्चों आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। हमने डाइपोल का टॉर्क सीखा, डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड सीखे, डाइपोल का पोटेंशियल सीखा, और अब आखिरी सीखना है बच्चों आपको डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी जब उसको एक्सटर्नल फील्ड में रखा है तब। ओके, बहुत ध्यान से करेगा बच्चों, इसको आपको दो अलग अलग तरीके से करना है। ओके चलिए बच्चों, सबसे पहला मेथड इसका हम देखते हैं। तो पहले हम एक फिगर बना लेंगे बच्चों यहाँ पे। तो ये आ गया आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। क्या है बच्चों, ये आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें आपको डाइपोल रखना है। डाइपोल मतलब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। चलिए बच्चों यहां पे आप रख दीजिए -Q चार्ज, और यहां पे आप रख देंगे +Q चार्ज। ओके, तो ये हो गया आपका एक्सिस ऑफ डाइपोल, और आपका डाइपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में होता है बच्चों, -2 प्लस। तो ये हो गया आपका डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, दैट इज P। और ये डाइपोल मोमेंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है बच्चों, डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। चलिए वो स्टेटमेंट लगा देते हैं बच्चों पहले तो यहां पे। ओके, डाइपोल इज प्लेस्ड इन सच अ वे दैट डाइपोल मोमेंट P क्या होता है बच्चों, 2AQ। क्या होता है P आपका, 2AQ होता है। आपको ध्यान रखना, डाइपोल मोमेंट इज चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चों आपका, 2A है। कितना है, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस आपका 2A है। आप बाय डिफॉल्ट उसको 2A ही रखते हो, राइट। तो आपने डाइपोल को किस तरह से रखा है, ताकि ये डाइपोल मोमेंट P मेक्स एंगल थीटा विथ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। दिख रहा है बच्चों आपको, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं। आपका डाइपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। अब बच्चों जब भी डाइपोल को एक्सटर्नल फील्ड में रखोगे तो फील्ड की वजह से डाइपोल को क्या लगता है, टॉर्क लगता है। तो मैं यहां पे लिखूंगा बच्चों टॉर्क ऑन डाइपोल। टॉर्क ऑन डाइपोल क्या होता है बच्चों, टॉर्क होता है आपका P क्रॉस, ये आपको याद आना ही चाहिए, कंपलसरी है। दैट इज योर P साइन थीटा, है कि नहीं बच्चों। टॉर्क का वैल्यू कितना होगा आपका, P साइन थीटा जितना होगा। और ये टॉर्क क्या ट्राई करेगा बच्चों, ये टॉर्क ट्राई करेगा या तो डाइपोल को पैरेलल अरेंज कर दे, या तो डाइपोल को एंटी पैरेलल अरेंज कर दे। या तो वो डाइपोल को पैरेलल अरेंज करने की ट्राई करेगा, या तो डाइपोल को कैसे अरेंज करने की ट्राई करेगा, एंटी पैरेलल। तो ये टॉर्क क्या करेगा, विच ट्राइज टू अरेंज डाइपोल पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द फील्ड। ओके, तो बच्चों अपने केस के अंदर ये डाइपोल, ये टॉर्क क्या करेगा, डाइपोल को इस तरफ घुमाने की ट्राई करेगा, पैरेलल बनाने की ट्राई करेगा, डाइपोल को इस तरफ घुमा कर, राइट, पैरेलल करने की ट्राई करेगा। अब अगर मान लेते हैं बच्चों कि हमें डाइपोल को अगर एक्सटर्नल टॉर्क, जो टॉर्क लग रहा है ना, उसके अगेंस्ट में थोड़ा सा घुमाना है तो वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि डाइपोल अभी ऐसा है, फील्ड क्या ट्राई कर रहा है कि डाइपोल को पैरेलल कर दिया जाए। अगर मुझे डाइपोल को थोड़ा सा और घुमाना है डी थीटा जितना, तो वर्क करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कितना वर्क करना पड़ेगा। वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल बाय एंगल डी थीटा अगेंस्ट द टॉर्क। चलिए टॉर्क के अगेंस्ट में अगर आपको डाइपोल को घुमाना है बच्चों, तो कितना आपको वर्क करना पड़ेगा,
राइट। तो आपका रोटेशन मोशन होगा यहाँ पे। तो रोटेशन मोशन में वर्क क्या होता है बच्चों, वर्क को हम यहाँ पे लिखेंगे डी डब्ल्यू, बिकॉज हम थोड़ा ही घुमा रहे हैं डी थीटा जितना। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे रोटेशनल मोशन में बच्चों फोर्स का काम कौन करता है, टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट का काम कौन करता है, आपका रोटेशनल एंगल, दैट इज डी थीटा। तो आपको अगर डाइपोल को थोड़ा सा और घुमाना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा, टी इंटू डी थीटा। चलिए बच्चों, टाउ कितना है आपका, टाउ है आपका पी साइन थीटा इंटू डी थीटा, दैट इज योर डी डब्ल्यू। ओके, अब अगर मान लीजिए कि आपको डाइपोल को थीटा 0 एंगल से स्टार्ट करके थीटा 1 एंगल तक घुमा देना है, तो टोटल वर्क कितना करना पड़ेगा। टू रोटेट डाइपोल फ्रॉम थीटा 1 टू लेट्स से थीटा 0 टू थीटा 1 एंगल। ओके, मैं आपको सिंपली यहां पे उसका छोटा सा फिगर बना देता हूं ताकि आपको ये क्लियर रहे। सपोज ये आपका एक्सटर्नल फील्ड है। ओके, और पहले बच्चों आपका डाइपोल जो है वो कुछ इस तरह से था, जो कितना एंगल बना रहा था, यहाँ पे थीटा 0 एंगल बना रहा था, और आपने उसको घुमा के सपोज इस एंगल पे ला दिया, और यहाँ पे बच्चों आपका टोटल एंगल जो है, ये एंगल कितना बन रहा है बच्चों, आपका थीटा 1 बन रहा है। तो आपने डाइपोल को थीटा 0 से थीटा 1 जितना अगर घुमाया, कितना घुमाया डाइपोल को, थीटा 0 से थीटा 1 जितना घुमाया, तो टोटल वर्क कितना कितना करना पड़ेगा। तो टोटल वर्क आएगा बच्चों, आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा डी डब्ल्यू को थीटा 0 से लेके थीटा 1 तक, आगे ना। ओके, चले बच्चों, तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम थीटा 0 टू थीटा 1। डी डब्ल्यू कितना है आपका, P साइन थीटा डी थीटा। चले P और E तो कांस्टेंट है, उसको बाहर निकालिए। साइन का इंटीग्रेशन होता है बच्चों माइनस कॉस। क्या होता है साइन का इंटीग्रेशन, माइनस कॉस होता है, आपको ध्यान रखना है। फ्रॉम थीटा 0 टू थीटा 1। चलिए बच्चों, अपर लिमिट लोअर लिमिट रखिए। क्या होगा बच्चों, ये P माइनस कॉस। चलिए पहले अपर लिमिट क्या होगा बच्चों, आपका थीटा 1 माइनस, ऑलरेडी यहां पे माइनस है, और लोअर लिमिट क्या होगा, थीटा 0 कॉस थीटा 0। यस और नो, क्लियर। तो पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे अपर लिमिट रखना है थीटा 1 बाय डिफॉल्ट माइनस, और फिर उसके साथ क्या रखना है आपको, और लोअर लिमिट रखना है थीटा 0। चलिए इसको सिंप्लीफाई करें बच्चों, ये हो जाएगा आपका P माइनस माइनस प्लस वाला टर्म आगे आ जाएगा, कॉस थीटा 0 माइनस कॉस थीटा 1। यस और नो, तो इतना आपको बच्चों वर्क करना पड़ेगा डाइपोल को रोटेट करने के लिए। तो ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल फ्रॉम एंगल थीटा 0 टू थीटा 1। अभी हमें जाना है पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर। ओके, चलिए बच्चों, अब यहाँ पे जो हमने वर्क किया वो वर्क ही किसके फॉर्म में स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। यस और नो। ओके, चलिए बच्चों, तो हम क्या करेंगे कि ये जो वर्क है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में आपका स्टोर हो जाने वाला है। बट जब आप पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हो ना बच्चों, तो कोई एक पॉइंट ऐसा होना चाहिए जहां पे आपका पोटेंशियल एनर्जी कैसा हो, 0 हो, क्योंकि उसके रेफरेंस में ही हम बाकी पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे ना। जैसे हम पॉइंट चार्ज के लिए 0 पोटेंशियल का पॉइंट कौन सा लेते हैं, इन्फिनिटी, उस तरह से यहां भी 0 पोटेंशियल का पॉइंट लेना पड़ेगा। तो सोचिए बच्चों, आप एंगल कितना रखोगे ताकि ये टर्म 0 हो जाए, तो कॉस है ना, तो कॉस आप कितना रखोगे बच्चों, 90। तो मैं यहां पे क्या करूंगा बच्चों, एट थीटा 0 इज इक्वल टू 90, क्या करेंगे बच्चों, हम कंसिडर करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी कितना है आपका, 0 है। कितना है पोटेंशियल एनर्जी वहां पे, 0 है। ओके, तो बाकी आपका फॉर्मूला क्या बच गया बच्चों, वर्क डन इज इक्वल टू P, ये कॉस थीटा 0, कॉस थीटा 0 कितना है आपका, 90 है, माइनस कॉस थीटा 1। ओके, तो ये हो गया बच्चों आपका P कॉस 90 कितना हो जाएगा, 0, ये बचा आपका माइनस कॉस थीटा। मैं थीटा 1 की जगह थीटा लिख रहा हूं बिकॉज एक ही एंगल है ना खाली। ओके, तो आपको इतना वर्क करना पड़ेगा अगर डाइपोल को आपको 90 से थीटा एंगल पे लाना है तो। पहले डाइपोल कहां पर है आपका, 90 के ऊपर है, और 90 से आपको कहां लाना है, किसी थीटा एंगल के ऊपर लाना है, तो आपको इतना वर्क करना पड़ेगा। और आप जो वर्क करोगे वो कहां जाएगा, वो वर्क स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, चलिए तो लिखेंगे हम यहां पे वर्क स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। यस और नो। ओके, तो यहां पे हो जाएगा बच्चों आपका एनर्जी ऑफ डाइपोल एट एंगल थीटा इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा। चलिए बच्चों, कॉस थीटा मतलब आपका प्रोडक्ट कौन सा होगा, डॉट प्रोडक्ट, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट में कॉस आता है। तो पी भी वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, कॉस थीटा मतलब दोनों के बीच में डॉट लगेगा और आगे माइनस साइन है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल एट एंगल थीटा इज इक्वल टू व्हाट, माइनस पी डॉट ई। क्या लेंगे बच्चों उसको हम, माइनस पी डॉट ई लेंगे। क्लियर बच्चों, पूरा थियरी कैसे करना है आपको, पहले आपको टॉर्क का फॉर्मूला लिख देना है, पी साइन थीटा। अगर आपको डाइपोल को और थोड़ा घुमाना है डी थीटा जितना, तो इतना वर्क करना पड़ेगा, टी डी थीटा। अब अगर डाइपोल का आप थीटा 0 से थीटा 1 घुमाना चाहते हो तो कितना वर्क करेंगे, तो इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। चलिए इंटीग्रेट करने पे ये टर्म आ गया आपका। अब यहाँ पे आप थीटा 0 कितना रखोगे, 90, मतलब पहले डाइपोल 90 पे था, जहां पे उसका पोटेंशियल एनर्जी ऑब्वियसली कॉस 90 कितना होगा, 0 होगा। ओके, और वहां से अगर थीटा 1 मतलब थीटा एंगल पे आपने घुमा दिया तो आपका
वर्क कितना हो जाएगा माइनस पी कॉस थीटा, और वही किसमें स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन जाना है बच्चों माइनस पी डॉट ई। इज दैट क्लियर? चलो, तो ये आपका पहला तरीका हो गया फॉर्मूला लाने का। टेक्स्ट बुक के अंदर 2 मेथड दिए हैं। अब दूसरा तरीका भी समझते हैं बच्चों यहाँ पे। ओके, तो मैं बच्चों दूसरा तरीका कुछ इस तरह से लिखूंगा कि मेथड 2 क्या है इसका, और एक सवाल का जवाब भी हमें देना है यहाँ पे कि हमने ऐसा क्यों किया, 90 डिग्री के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी 0 क्यों लिया, वो भी अभी बाकी है हमारा, तो वो इस पार्ट के अंदर आपका इंक्लूड होगा। समझिएगा बहुत ही ध्यान से, हाँ बच्चों। ओके, चलिए, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड था। यहां पे आपका डायपोल कुछ इस तरह से था माइनस Q1, सॉरी ये आपका था माइनस Q चार्ज, और ये आपका था बच्चों कुछ प्लस Q चार्ज। यस और नो? ओके, और ये आपका था कितना डिस्टेंस था बच्चों, ये 2a डिस्टेंस था। ओके, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। एंगल कितना बन रहा था यहाँ पे, थीटा एंगल बन रहा था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये कंपोनेंट अलोंग द डायपोल का कंपोनेंट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायपोल के अलोंग वाला कंपोनेंट ये होगा बच्चों, जो कितना होगा आपका ई कॉस थीटा। कितना होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायपोल के अलोंग का कंपोनेंट कितना होगा, ई कॉस थीटा होगा। दैट इज योर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, डायपोल मोमेंट। बिकॉज डायपोल मोमेंट क्या होगा, माइनस Q टू प्लस Q, मतलब इसी डायरेक्शन में आपका डायपोल मोमेंट है। चले, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, तो हमने वर्क डन तो किया, और तरीके से भी सीखा अभी आगे कि जब एक्सटर्नल फील्ड होगा और उसके अंदर आप चार्ज को लाओगे तो क्या होगा बच्चों, आपको वहां पे वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। तो उस तरीके से भी ला सकते हैं हम। तो यहां पे बच्चों मैं क्या करूंगा, टोटल वर्क टू पुट डायपोल इन एक्सटर्नल फील्ड, टोटल वर्क टू पुट द डायपोल इन एक्सटर्नल फील्ड। चलिए, सबसे पहले आप Q प्लस Q चार्ज को लाओगे। तो जहां पे प्लस Q है बच्चों, अगर उस चार्ज का पोटेंशियल है, सपोज मान लेते हैं VR1, जहां पे आपका प्लस Q चार्ज है बच्चों, उधर पोटेंशियल कितना है आपका VR1 है, और जहां पे माइनस Q चार्ज है वहां पे मान लेते हैं पोटेंशियल कितना है आपका VR2 है। ओके, तो जब बच्चों आप माइनस प्लस Q चार्ज को लेके आओगे तो आपको कितने पोटेंशियल के सामने लड़ना है, VR1, और ये VR1 VR2 किसका पोटेंशियल है, इट इज पोटेंशियल ड्यू टू द एक्सटर्नल फील्ड। अभी जैसे हमने आगे किया वैसे सेम टू सेम समझिए आप इसको। ओके, तो आपको पहले चार्ज को लाने का वर्क करना है बच्चों प्लस Q इंटू V एट R1, और जब आप दूसरे चार्ज को बच्चों लेके आओगे तो आप कितना वर्क करोगे, तो दूसरे चार्ज को लाओगे तो दूसरे चार्ज कौन सा है आपका, माइनस Q चार्ज है, तो माइनस Q इंटू, चलिए दूसरे चार्ज को जब लाओगे तो एक्सटर्नल फील्ड का उस पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड का इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, VR2 है, तो आपको उसके सामने तो लड़ना ही है पहले, VR2। ओके, और जब माइनस Q आएगा तब ऑलरेडी ये प्लस Q आ चुका है। तो अभी हमने आगे देखा प्लस Q का ऑलरेडी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन चुका होगा, तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के सामने भी आपको लड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे माइनस Q को लाने के लिए एक और वर्क भी आने वाला है, कितना होगा वो, माइनस Q इंटू पोटेंशियल एट R2 ड्यू टू योर चार्ज एट प्लस Q। प्लस Q चार्ज का यहाँ पे पोटेंशियल है, उसके सामने भी लड़ना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया बच्चों, आपका W2 हो जाने वाला है माइनस Q इंटू VR2। टेक्स्ट बुक में ना सब कुछ डायरेक्ट दे दिया हुआ है, मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए वो लिखा कैसे। तो माइनस Q इंटू VR2 प्लस माइनस Q, चलिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बच्चों, K Q1 पहला चार्ज कितना, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल किसका है, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q है, तो KQ डिवाइड बाई, चलिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, प्लस Q का इस पॉइंट के ऊपर आपको पोटेंशियल चाहिए ना, तो दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चों, आपका 2 है। कितना है दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आपका 2 है। यस और नो? ओके, तो आपका टोटल वर्क कितना हो गया बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे आपका टोटल वर्क हो जाना है W1 प्लस W2। चलिए प्लस करिए W1 और W2 को, ये W1 है और ये W2 है, इन दोनों में से आप क्या करोगे, Q कॉमन निकालोगे, तो ये बच्चों आपका कितना हो जाएगा, VR2, राइट। VR2 वाला टर्म आपका माइनस रहेगा, यहां पे आएगा आपका VR1 माइनस VR2। यस और नो? इन दोनों में से Q कॉमन आएगा, ये VR1 माइनस VR2। चलिए, और ये वाला टर्म रहेगा, आप सिंपली प्लस करें दोनों को लिख के एक स्टेप ज्यादा कर लीजिएगा। तो ये आपका टर्म कितना है बच्चों, यहाँ पे माइनस आगे आ जाएगा, K Q इंटू Q कितना होगा आपका, Q स्क्वायर डिवाइड बाई 2 है। तो इतना आपने टोटल वर्क किया, और ये टोटल वर्क जो है वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। ओके, चलिए बच्चों, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो हमने बच्चों ऐसा पढ़ा है कुछ कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर चार्ज। क्या होता है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन पर चार्ज। यस और नो? ओके, चलिए कौन सा है ये वर्क डन, तो ये वर्क है बच्चों आपका
टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज, पोटेंशियल है ना, तो पोटेंशियल में क्या होता है, वर्क डन टू मूव द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम, चलिए बच्चों ये आपका है R1 माइनस R2, मतलब फाइनल इज R1, इनिशियल इज R2, इट इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब इनिशियली पॉइंट R2 के ऊपर है और फाइनली पॉइंट कहां जा रहा है आपका R1 के ऊपर जा रहा है, तो फ्रॉम R2 टू R1। चलिए वर्क डन क्या होता है बच्चों, वर्क डन होता है आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यस और नो, ओके। चले बच्चों आप जिस चार्ज को मूव कराना चाहते हो, आप जिस चार्ज को मूव कराना चाहते हो वो चार्ज आपका कैसा है बच्चों, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। कैसा है वो चार्ज बच्चों आपका, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ओके। चले बच्चों तो फोर्स क्या होता है आपका, फोर्स होता है आपका Q इंटू ई, यस और नो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, आप डिस्प्लेसमेंट किस तरफ जा रहे हो, यहां जा रहे हो ना, यहां से लेके आप चालू कर रहे हो R2 से लेके R1 तक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कौन सा कंपोनेंट लेना है जो इस डायरेक्शन को पैरेलल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट इस डायरेक्शन को पैरेलल है बच्चों, E cos थीटा, जो मैंने पहले से लिख दिया था यहां पे। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या लिखने वाला हूं बच्चों, E cos थीटा लिख दूंगा। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, चलिए आप R2 से R1 जा रहे हो, कितना है बच्चों ये डिस्प्लेसमेंट, देखिए फिगर में डिस्प्लेसमेंट है ये 2a जितना दिख रहा है आपको, ओके। चलिए बच्चों देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका, 2a जितना डिस्प्लेसमेंट है, फाइन। अब दोनों जगह पे आपका चार्ज कैसा है बच्चों, यूनिट चार्ज है, मतलब यहां भी आपका चार्ज कितना है, यूनिट है, और ये भी आपका चार्ज कितना है, यूनिट है, ओके। तो आप जैसे ही बच्चों ये यहां लिखोगे तो आपका वर्क डन जो है ना वो कैसा है, वापस R2 टू R1, ये पोटेंशियल का वर्क ऑलवेज कैसा होता है बच्चों, अगेंस्ट होता है। कैसा होता है पोटेंशियल का वर्क, अगेंस्ट द फील्ड, पोटेंशियल का वर्क ऑलवेज कैसा होता है बच्चों, अगेंस्ट द फील्ड होता है ना, इसलिए यहां पे आपका क्या साइन आने वाला है, साथ में नेगेटिव साइन आएगा। तो ये आपका वर्क डन कितना हो गया बच्चों, वर्क डन हो गया -2aE cos थीटा, ठीक है, ओके। तो ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू व्हाट, वर्क डन, तो यहां पे डाल देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पे, तो आपका जो टोटल वर्क डन है बच्चों वो कितना हुआ, Q इंटू, चलिए VR2 माइनस VR1 वॉज व्हाट, वर्क डन, कौन सा वर्क डन, ये वाला वर्क डन रखे यहाँ पे, -2aE cos थीटा -KQ स्क्वायर बाई 2a, राइट। इतना क्लियर आपको बच्चों। चलिए लास्ट में बच्चों ये 2aQ क्या हो जाएगा आपका, P हो जाएगा, माइनस एज इट इज 2aQ इज व्हाट, डाइपोल मोमेंट P इंटू E cos थीटा -KQ स्क्वायर बाई 2a, राइट। तो ये आपका बन गया बच्चों -P.E, क्या बन गया ये -P.E, जो तो हम यहाँ पे था ना -P cos थीटा, वैसा ही सेम टाइम यहाँ भी बन गया है -P.E। तो ये आपने बच्चों क्या करना पड़ेगा, इतना आपको वर्क करना पड़ेगा, ओके। और जो बच्चों आप वर्क करोगे वो कहां जाएगा, ओके, एक और टर्म रह गया -KQ स्क्वायर बाई 2a, और जो वर्क करोगे वो कहां जाएगा, आपका एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो ये बच्चों आपका एनर्जी एट डाइपोल -P.E। अब आप कहोगे कि ये माइनस वाला टर्म क्यों आया, बिकॉज यहाँ पे तो ऐसा कोई टर्म था नहीं साथ में, ओके। तो बच्चों जब पोटेंशियल एनर्जी आप करते हो ना तो वहां पे खाली डिफरेंस इंपॉर्टेंट होता है। क्या इंपॉर्टेंट होता है, डिफरेंस, ओके। एब्सोल्यूट वैल्यू का उसमें कोई काम होता नहीं है, मतलब किसी भी पॉइंट के ऊपर, किसी भी एंगल के ऊपर जब पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे ना तो ये टर्म तो आने ही वाला है, मतलब ये टर्म आप लिखे कि ना लिखे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ओके। तो यहाँ पे बच्चों हम साथ में लिख देंगे कि वो जो नेगेटिव क्वांटिटी है विच इज जस्ट कॉन्स्टेंट, ये वैल्यू कैसा होता है बच्चों, ऑलवेज कांस्टेंट होता है, तो उसको आप लिखो या ना लिखो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो पोटेंशियल एनर्जी आपको ये फॉर्मूला से भी कितना मिल रहा है बच्चों, -P.E मिल रहा है, कितना मिल रहा है, -P.E। अब वो सवाल बच्चों कि क्यों 90 डिग्री के ऊपर आपका पोटेंशियल 0 लिया था हमने, तो जब आप डाइपोल को बच्चों 90 डिग्री पे अरेंज करोगे ना तो क्या होगा, लेट्स सी, राइट। तो जब आपने डाइपोल को बच्चों इस तरह से अरेंज कर दिया 90 डिग्री के ऊपर, ये -Q चार्ज, ये +Q चार्ज, ओके। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर हो गया। और अगर कोई सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर है, मतलब ये सरफेस तो कैसा हो गया, इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो गया, यस और नो, यस और नो। और इक्वी पोटेंशियल सरफेस मतलब ये दोनों जगह पे पोटेंशियल कैसा होगा आपका, सेम होगा। अगर ये दोनों पॉइंट के ऊपर बच्चों पोटेंशियल सेम है तो इस फॉर्मूला से देखिए, अगर ये पोटेंशियल सेम है तो VR1 VR2 दोनों सही में, मतलब ये टर्म कैसा हो जाएगा, 0, मतलब वर्क डन भी कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब 90 डिग्री के ऊपर आपका पोटेंशियल एनर्जी कैसा हो जाता है बच्चों, 0 हो जाता है। इसीलिए हम यहाँ पे रेफरेंस क्या लेते हैं, 90 डिग्री लेते हैं। क्या लेते हैं, डाइपोल वाले में रेफरेंस इज एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज 90 डिग्री वाला सरफेस कैसा बनेगा, इक्वी पोटेंशियल बनेगा, और उस पर जब आपका चार्ज आने वाला है तो कोई वर्क करने वाला नहीं है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे बच्चों आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए 2 मार्क या 3 मार्क में, तो आपको ये सब लिखना नहीं है, आपको खाली यहां तक ही करना है, वो टॉर्क वाला इंटीग्रेशन आपको करना है। ये सब ना करो तो भी चलेगा, बट अगर एग्जाम में डिटेल में पूछा है तो फिर आपको सब कुछ समझना तो जरूरी है। जितना टेक्स्ट बुक में दिया सब समझना है हमें।
ओके चलिए बच्चों, अब आपको आखिरी 2 एग्जाम्पल करने हैं। आज के जो टॉपिक किया उसके रिलेटेड 2 एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चों, तो पहले हम एग्जाम्पल नंबर 2.6 देख लेते हैं, बिकॉज वो पोटेंशियल एनर्जी के रिलेटेड फॉर्मूला है। चलिए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 2.6 क्वेश्चन पढ़िए बच्चों, क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में बच्चों हमें दिया हुआ है कि a molecule of a substance has a permanent electric dipole moment of the magnitude 10 power minus 29 कूलम इंटू मीटर। मतलब मोलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट दिया है बच्चों। चलिए, डाइपोल मोमेंट का नोटेशन क्या होता है, P। कितना है बच्चों डाइपोल मोमेंट, 10 टू द पावर माइनस 29 कूलम इंटू मीटर। और ये किसका डाइपोल मोमेंट है बच्चों, एक मोलिक्यूल का, मतलब इसे हम लिखेंगे पर मोलिक्यूल। क्या लिखेंगे बच्चों, इसको हम पर मोलिक्यूल लिखेंगे। चलिए, अब क्या कहा है बच्चों आगे, अ मोल ऑफ दिस सब्सटेंस। ये सब्सटेंस का एक मोलिक्यूल नहीं लेना है हमें, कितना लेना है, 1 मोल लेना है। 1 मोल सब्सटेंस टू बी टेकन। चलिए बच्चा, 1 मोल सब्सटेंस मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे, एवोगैड्रोस नंबर जितने होंगे, दैट इज 6 इंटू 10 पावर माइनस 23 जितने मोलिक्यूल होंगे, राइट। एक मोलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट दिया है और 1 मोल मतलब इतने पार्टिकल होंगे, तो टोटल डाइपोल मोमेंट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं और क्या कहा गया है। ओके, द सब्सटेंस a mole of this substance is polarized at low temperature by applying a strong electrostatic field of magnitude 10 power 6 volt per meter। ओके चलिए बच्चों, हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। कितना है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका, 10 पावर 6 वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है सब्सटेंस को हमने मैग्नेटाइज करने के लिए। द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज सडनली चेंज बाय एंगल ऑफ 60 डिग्री। डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज सडनली चेंज बाय द एंगल ऑफ 60 डिग्री। हम एंगल कितना चेंज कर रहे हैं बच्चों, 60 डिग्री जितना एंगल चेंज कर रहे हैं। तो मान लेते हैं बच्चों कि इनिशियली जो आपका एंगल था ना, वो इनिशियल एंगल सपोज मान लेते हैं 0 डिग्री था, और फिर हमने चेंज करके वो एंगल कितना कर दिया बच्चों, θ1, जो हमने कर दिया बच्चों 60 डिग्री सेल्सियस। कितना कर दिया हमने, θ1 बच्चों 60 डिग्री सेल्सियस इतना कर दिया। यस और नो, इतना क्लियर आपको। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया बच्चों, हमें पूछा गया है कि एस्टिमेट द हीट रिलीज बाय द सब्सटेंस इन अलाइनिंग इट्स डाइपोल अलोंग द न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये जब डाइपोल आपका 0 डिग्री पे था पहले और 0 से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज किया, तो सारे जो डाइपोल है वो भी अलाइनमेंट चेंज करके इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आएंगे वापस। तो ये प्रोसेस के अंदर कितना हीट प्रोड्यूस होगा, तो बच्चों हमें फाइंड करना है, राइट। हीट प्रोड्यूस इन अलाइनिंग डाइपोल in new direction of electric field, new direction of electric field। चले बच्चों, तो सिंपल सा लॉजिक है। पहले तो आप टोटल डाइपोल मोमेंट गिन लीजिए, टोटल डाइपोल मोमेंट, राइट। चले बच्चों, टोटल डाइपोल मोमेंट कितना होता है आपका, टोटल डाइपोल मोमेंट आपका हो जाएगा, लेफ्ट साइड इज कैपिटल P, दैट इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच मॉलिक्यूल इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। चले, हर एक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट कितना है बच्चों, 10 टू द पावर माइनस 29, और एक मोल सब्सटेंस में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं, 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 10 टू द पावर 23। तो टोटल डाइपोल मोमेंट कितना हो गया बच्चों, 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 हो गया कूलम इंटू मीटर। ये आपका टोटल डाइपोल मोमेंट है। चलिए बच्चों, पहले आपका डाइपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अलाइन था। ओके, तो उस कंडीशन में उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है वो फाइंड करते हैं। चलिए बच्चों, तो हम यहां पे लिखेंगे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस। ओके, तो हमें पता है बच्चों पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है डाइपोल के लिए, पोटेंशियल एनर्जी 1 लिख देते हैं, इनिशियल है तो लेफ्ट साइड इट इज U1, और ये कितना होगा बच्चों आपका PE cos थीटा। ओके, चलिए, इनिशियली आपका डाइपोल जो है वो अलाइन दिया हुआ है। ओके, अलाइन है मतलब आपका एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। चलिए, माइनस PE cos थीटा, फॉर्मूला में माइनस आता है। P का वैल्यू कितना है आपका, टोटल 6 इंटू पावर 10 पावर माइनस 6। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना अप्लाई हुआ है, 10 पावर 6, और इनिशियली डाइपोल जो है वो अलाइन है, तो एंगल कितना है, 0 है। तो ये कितना होगा बच्चों आपका cos 0 होगा। चलिए, ये कट हो जाएगा, आपका cos 0 का वैल्यू होता है 1। तो इनिशियली टोटल पोटेंशियल एनर्जी है बच्चों -6 जूल। अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना एंगल पे कर दिया है, एंगल बना दिया आपने 60 डिग्री। ओके, तो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल 60 डिग्री हो गया। तो आप पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा फाइंड करते हैं। तो हम लिखेंगे बच्चों यहां पे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। ओके बच्चों, चलिए बच्चों, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल कितना होगा, लेट्स सी। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बच्चों हम लिखेंगे U2 दैट इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा। फाइनली आपका एंगल कितना हो चुका है बच्चों, 60 डिग्री हो चुका है। चलिए, माइनस P कितना है आपका, 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 10 टू द पावर 6, और अब थीटा कितना है आपका, 60 डिग्री है। चलिए, ये आपका कट हो जाएगा, cos 60 कितना होता है, 1/2 होता है। यहाँ पे कट होगा, कितना हो जाएगा बच्चों, -3 हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल एनर्जी हो गया। ओके, तो एनर्जी में जितना डिफरेंस होगा वो कहां जाएगा बच्चों,
वो हीट के फॉर्म में रिलीज होगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा बच्चों हीट रिलीज इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हीट रिलीज इन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब U2 माइनस U1। चलिए फाइनल एनर्जी कितना है -3 जूल, माइनस इनिशियल एनर्जी कितना था -6 जूल। डिफरेंस कितना हुआ बच्चों +3 जूल का डिफरेंस हुआ। तो जितना आपका डिफरेंस है उतना ही क्या होगा बच्चों हीट प्रोड्यूस होगा। अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो 0 से 60 किया तो वापस मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस होने के लिए 3 जूल जितना एनर्जी जो है वो वेस्ट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ हीट। क्लियर। चलिए बच्चों एग्जाम्पल नंबर 2.5 कर लेते हैं बहुत जल्दी। चलिए बच्चों एग्जाम्पल नंबर 2.5 क्या कहता है, लेट्स सी। डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कंटेनिंग 2 चार्जेस। चलिए 2 चार्ज दिया हुआ है बच्चों। Q1 कितना है आपका, पहला चार्ज है 7 माइक्रो 10⁻⁻6 कूलम। दूसरा है आपका बच्चों -2 माइक्रो इज 10⁻⁻6 कूलम। क्या फाइंड करना है हमें, विथ नो एक्सटर्नल फील्ड। यहां पे कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, विथ नो एक्सटर्नल फील्ड, राइट। ओके, प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ -900 सेंटीमीटर एंड +9। तो पहला चार्ज जो है ना बच्चों उसका पोजीशन है -900 सेंटीमीटर और दूसरे चार्ज का पोजीशन दिया है बच्चों आपको +900 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करना है टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, एक्सटर्नल फील्ड तो है नहीं। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 चार्ज क्या होता है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 2 चार्ज। सिंपल सा बच्चों इसका फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया था, दैट इज इक्वल टू U इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों K Q1 Q2 डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन दैम। ओके, चले बच्चों K का वैल्यू होगा 9 × 10⁻9, Q1 है आपका 7 × 10⁻⁻6, Q2 है आपका -2 × 10⁻⁻6। चले दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, बहुत सिंपल है बच्चों। एक चार्ज -9 सेंटीमीटर के ऊपर है, दूसरा +9 के ऊपर है। तो एक आपका है बच्चों -9 के ऊपर, एक है आपका +9 के ऊपर, बीच में आएगा ओरिजिन। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों, ऑब्वियसली 18 होगा कि नहीं। -9 इस तरफ, +9 इस तरफ, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 18 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस होगा 18 सेंटीमीटर, दैट इज 18 × 10⁻⁻2। चलिए बच्चों इसको जैसे ही आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपका पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा यहाँ पे -0.7। कितना आएगा पोटेंशियल एनर्जी आपका आएगा -0.7 जूल। तो इतना होगा बच्चों पोटेंशियल एनर्जी। चलिए इसी के अंदर सेकंड सब क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, तो आपका सेकंड सब क्वेश्चन कहता है कि हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द 2 चार्ज इनफाइनाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर। तो अगर इन दोनों को इनफाइनाइट ले जाना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा। चलिए वर्क टू सेपरेट देम इनफाइनाइटली, वर्क टू सेपरेट देम इनफाइनाइटली। चलिए बता दो आपको कितना होगा ये इनफाइनाइटली, राइट। वर्क टू सेपरेट देम इनफाइनाइटली, कितना वर्क करना पड़ेगा फटाफट बता दो आपको। तो आपका वर्क डन होता है बच्चों चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनली तो आप इनफाइनाइट पे ले जा रहे हो तो इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, 0 हो जाएगा। अगर दोनों इनफाइनाइट चले गए तो पोटेंशियल एनर्जी 0 और इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कितना है आपका -0.7 है। तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा बच्चों 0.7 जूल जितना वर्क करना पड़ेगा अगर आप दोनों को इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ले जाना चाहते हो तो। चलिए बच्चों इसके अंदर एक और सब क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की यही तो खासियत है, सब क्वेश्चन पे सब क्वेश्चन आते ही जाते हैं। तीसरा सब क्वेश्चन क्या है देखिए, सपोज दैट द सेम सिस्टम ऑफ द चार्ज इज नाउ प्लेस्ड in an external field E of a upon 1 power r square where a is equal to 9 × 10⁵ coulomb per meter square, what would be the electrostatic energy of this configuration? Okay, तो अब यही से कॉन्फ़िगर जो है ना उसको एक्सटर्नल फील्ड में रखना है। नाउ देयर इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो। ओके, एंड द एक्सटर्नल फील्ड इज इक्वल टू कितना है बच्चों आपका E इक्वल टू A/r square where A value is given as 9 × 10⁵ ओके कूलम पर मीटर। तो अब आपका टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा। तो बच्चों जब एक्सटर्नल फील्ड में जाएगा तो आपका पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एक्सटर्नल फील्ड की वजह से भी आने वाला है, राइट। चलिए देखते हैं बच्चों क्या फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। चलिए बच्चों तो यहाँ पे आपका जो एनर्जी है वो आएगा बच्चों आपका एनर्जी ड्यू टू पोटेंशियल ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, energy due to potential of external field plus their mutual energy of interaction। तो म्यूचुअल इंटरेक्शन का एनर्जी तो हमारे पास ऑलरेडी है, दैट इज इक्वल टू -0.7 जूल। ओके, वो तो आपका यही रहने वाला है K Q1 Q2। बाहर आपको ये फाइंड करना पड़ेगा कि एनर्जी ड्यू टू द एक्सटर्नल फील्ड कितना है।
ओके, तो उसके ऊपर हमारा ज्यादा ध्यान रहेगा बच्चों। यहां पे देखिएगा ध्यान से, एनर्जी ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड। तो हमें पता है बच्चों फॉर्मूला होता है एनर्जी ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड दैट वी कैन डिनोट इट बाय यू इक्वल टू क्यू इंटू वी। और मुझे पता है बच्चों कि पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता है आपका माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ए इंटू डी आर। क्या होता है पोटेंशियल, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ए इंटू डी आर, बिकॉज यहाँ पे ई दिया है, पोटेंशियल नहीं दिया है डायरेक्ट। समझ आ रहा है आपको? तो आपको पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में से पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। तो पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी आर। क्या होता है पोटेंशियल, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी आर। ये चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया था, देख लीजिए आप। पोटेंशियल इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर आपको मिलेगा ये फॉर्मूला। ओके, चलिए तो पहले ना ये माइनस ई डॉट डी आर अलग से निकाल लेते हैं बच्चों, गिव इट नेम एज 1। और हम क्या करेंगे बच्चों, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर निकालते हैं। ओके, चलिए तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई कितना है आपका, ए बाय आर स्क्वायर है एंड डी आर। चलिए माइनस ए, अब यहाँ पे 1 बाय आर स्क्वायर है, मतलब आर टू द पावर -2। आर टू द माइनस पावर 2 को इंटीग्रेट करोगे तो आर टू द पावर -1 हो जाएगा और पावर को नीचे डिवाइड कर देंगे। यस और नो? ये आर टू द पावर 1 अपन आर स्क्वायर मतलब आर पावर -2 इंटीग्रेट करोगे तो पावर में एक प्लस करो तो -1 होगा और उतने ही पावर से नीचे डिवाइड कर दो। राइट, तो आपका ये फॉर्मूला बन गया बच्चों, किसके लिए, पोटेंशियल का फॉर्मूला बन गया है आपका। चलिए तो पोटेंशियल हो गया बच्चों आपका, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज ए इंटू आर पावर -1, दैट इज ए बाय आर। ओके, तो अब यहां पे लिखते हैं बच्चों टोटल एनर्जी ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड। ओके, तो ये बच्चों आपका हो जाएगा एनर्जी यू। तो पहले चार्ज का एनर्जी हम लिखते हैं बच्चों, एनर्जी ऑफ द फर्स्ट चार्ज Q1 प्लस एनर्जी ऑफ द सेकंड चार्ज Q2। चलिए एनर्जी हो जाएगा आपका बच्चों Q इंटू वी। ये भी क्या होगा, Q इंटू, ये पहला चार्ज और ये पहले चार्ज का पोटेंशियल, ये दूसरा चार्ज और ये दूसरे चार्ज के ऊपर पोटेंशियल। चलिए बच्चों Q1 का वैल्यू कितना था आपका, तो आपका Q1 का वैल्यू था बच्चों 7 माइक्रोकूलम, दैट इज 7 इंटू 10 टू द पावर -6। चलिए पोटेंशियल का फॉर्मूला ये रहा, ए बाय आर। तो यहां पे क्या करेंगे हम, ए बाय R1 करेंगे प्लस, ध्यान से देखिए Q2 कितना था आपका, -2 माइक्रोकूलम था। चलिए V2 में क्या करेंगे बच्चों, हम ए बाय R2 करेंगे। ओके, अब आपको सिंप्लीफाई करना, दैट इज 7 इंटू 10 टू द पावर -6। आपको ए का वैल्यू दिया था बच्चों, कितना दिया था आपको, ए का वैल्यू था 9 इंटू 10 टू द पावर 5। लेट मी क्लियर इट, 9 इंटू 10 टू द पावर 5 इज द वैल्यू ऑफ ए। चलिए R1 मतलब पहला जो आपका पॉइंट है, चार्ज है, उसका पोजीशन क्या था। तो अब देखिए बच्चों आगे क्वेश्चन में आपका R1 था 900 सेंटीमीटर। ओके, R1 कितना था बच्चों आपका, +9 था कि माइनस था, R1 में चेक करिए तो R1 था आपका -900 सेंटीमीटर और R2 था बच्चों आपका +900 सेंटीमीटर। चलिए बच्चों यहां पे हम R1 R2 जो है ना वो खाली डिस्टेंस गिनने वाले, क्या गिनेंगे, खाली डिस्टेंस, प्लस माइनस साइन लेना नहीं है। ओरिजिन से एक तरफ -9 है, मतलब डिस्टेंस तो 9 सेंटीमीटर ही होगा यहाँ भी, और इस तरफ भी डिस्टेंस कितना होगा बच्चों आपका 9 सेंटीमीटर ही होगा। तो डाल दिया यहाँ पे। चले यहाँ पे करिए बच्चों -2 इंटू 10 टू द पावर -6। ए का वैल्यू कितना है, 9 टू द पावर 5 है और उसका भी डिस्टेंस कितना है, तो वो है आपका +900। तो ओरिजिन से उसका डिस्टेंस कितना है, 9 सेंटीमीटर, दैट इज 9 इंटू 10 टू द पावर -2। ये आपका आएगा बच्चों 70, ये आएगा 20। तो ये डिस्टेंस, ये आपका एनर्जी कितना हो गया बच्चों, ये एनर्जी हो गया आपका 50 जूल। राइट, ये खाली किसका था, एनर्जी ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड था। हमें टोटल चाहिए बच्चों, तो टोटल एनर्जी में कौन कौन आएगा, एनर्जी ड्यू टू द एक्सटर्नल फील्ड दैट इज 50 जूल, प्लस क्या था यहाँ पे म्यूचुअल एनर्जी ऑफ इंटरएक्शन जो ऑलरेडी हमने आगे फाइंड किया था, -0.7 जूल था वो। ओके, अंदर जो एनर्जी था Q1 Q2 बाय R वो -0.7 था। तो बच्चों आपका टोटल एनर्जी हो जाएगा यहाँ पे 49.3 जूल। कितना होगा, एक्सटर्नल फील्ड में उसका एनर्जी होगा 49.3 जूल। अब आप टेक्स्ट बुक में देखोगे ना बच्चों, तो टेक्स्ट बुक में ये वाला स्टेप ही गायब कर दिया, ए बाय आर वाला, और डायरेक्ट लिख दिया, तो पता ही नहीं चलना है कि ए बाय आर हुआ कैसे। तो एक्चुअली ये पोटेंशियल को जब फाइंड करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को नेगेटिव करके इंटीग्रेट करेंगे तो पोटेंशियल मिलेगा। ओके, और फिर आपको यहाँ पे उसको यूज करना है क्यूवी वाले फॉर्मूला में। इज दैट क्लियर बच्चों? चलिए बच्चों एग्जाम्पल नंबर 2.4 की बात करी जाए तो 2.4 में आप देखिए आपको एक स्क्वायर दिया है और स्क्वायर के ऊपर आपको 4 चार्ज दिए, कॉर्नर के ऊपर +Q -Q +Q -Q, और आपको ये पूछा गया है बच्चों कि इस अरेंजमेंट को सेटल करने में आपको कितना वर्क करना पड़ेगा। तो बच्चों हमें पता है कि वर्क कितना करना पड़ेगा, जितना इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा, क्योंकि हम जितना वर्क करते हैं वही तो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। यस और नो? तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पे वर्क टू establish this arrangement, work to establish this arrangement is nothing but the total potential energy of the system.
राइट। चलिए बच्चों इसको नाम दे देते हैं हम ABCD, तो आपको पता चलेगा क्लियरली कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी में कितने टर्म आएंगे। तो आपका वर्क डन क्या होगा बच्चों, टोटल पोटेंशियल एनर्जी। चलिए टोटल पोटेंशियल एनर्जी में कितनी पैर आएगी पहले वो दिख देते हैं। तो पैर आएगी बच्चों आपकी AB, फिर A के साथ C आएगा, A के साथ D आएगा, AB आएगा, AC आएगा, AD आएगा। चलिए उसके बाद B के साथ देखते हैं, B के साथ C आएगा, ओके, फिर आएगा आपका B के साथ D आएगा, ओके। तो B के साथ C और B के साथ D, B के साथ A नहीं लेना बिकॉज वो पैर ऑलरेडी आ चुका है। अब C के साथ कौन बाकी बचा बच्चों, D बाकी बचा। तो एनर्जी बिटवीन C एंड D, C के साथ A भी आ चुका है, C के साथ B, बाकी सब आ चुका है। तो इतने आपके टोटल टर्म आएंगे। चलिए बच्चों AB वाला एनर्जी की बात करिए। AB का एनर्जी फॉर्मूला क्या है एनर्जी का, तो एनर्जी का फॉर्मूला आता है बच्चों K Q1 डिवाइड बाई डिस्टेंस R। चलिए यहां पे चलिए, तो Q1 इज प्लस Q2 इज माइनस Q, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, जितना उसका साइड है। साइड कितना दिया है बच्चों आपको, तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए आपको साइड दिया हुआ है D, ओके। तो आपका जो हाइपोटेन्यूज है बच्चों आपको पता ही होगा, अभी हाइपोटेन्यूज कितना होता है आपका √2D होता है। कितना होता है हाइपोटेन्यूज आपका √2D होता है। चलो तो इन दोनों का डिस्टेंस कितना है आपका D है। चलिए फिर उसके बाद कौन सा टर्म है, AC वाला टर्म है। तो AC वाला टर्म पे आ जाए। चलिए बच्चों K, A का चार्ज भी है Q, C का चार्ज भी है Q, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है √2D है। चलिए फिर कौन सा आपका AD वाला पेयर है, तो K, A का चार्ज Q, राइट, फिर D का चार्ज कितना है आपका माइनस Q है, और डिस्टेंस कितना होगा, स्क्वायर है, तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा आपका D होगा। यस और नो। चलिए इतना हो गया। B और C के बीच की बात करते हैं, तो K, चलिए B का चार्ज कितना है आपका माइनस Q, C का चार्ज कितना है बच्चों आपका प्लस Q, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा D जितना, बिकॉज स्क्वायर है ये। चलिए फिर ये वाली बात करते हैं, तो यहां पे होगा आपका K, ये चार्ज होगा आपका माइनस Q, B वाला चार्ज है माइनस Q, C वाला चार्ज भी है बच्चों आपका माइनस Q, और ये पाइथागोरस से यूज करें, हाइपोटेन्यूज कितना होगा आपका √2D। समझ आ रहा है बच्चों आपको। चलिए फिर ये पेयर बाकी बचा CD वाला K, चलिए ये चार्ज कितना है, C का चार्ज है प्लस Q, D का चार्ज है बच्चों माइनस Q, और डिस्टेंस कितना है, यहाँ भी D जितना है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये वाला टर्म जो ना K Q माइनस Q D कितने बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है। 1 बार, 2 बार, फिर ये 3 बार, और ये 4 बार। तो 4 बार टर्म आ रहा है बच्चों K Q माइनस Q बाई D वाला। 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार ये टर्म आ गया। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नीचे √2D वाला ये टर्म 2 बार आ रहा है, देखिए 1 बार ये और 1 बार ये, दिख रहा है आपको। तो ये आपका 2 बार आएगा बच्चों टर्म K Q बाई √2D। अब तो खाली सिंप्लीफाई करना है। चलिए सब में से क्या करेंगे, K Q बाई D बाहर निकाल लेते हैं। तो K Q बाई D सबका बाहर आ गया। चलिए यहां कितना बचेगा आपको बच्चों, -4 बचना है यहां पे आपका, ओके। यहां कितना बचेगा आपका 2 बाई √2 बचेगा, राइट। तो ये हो गया बच्चों आपका K Q स्क्वायर बाई D, 2 बाई √2 इज √2, और -4 को पीछे ले लीजिए। तो इतना आपको टोटल वर्क करना पड़ेगा ये सिस्टम को एस्टेब्लिश करने के लिए। टेक्स्ट बुक में अलग मेथड से किया है, हम ये मेथड से करेंगे। वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, टोटल पोटेंशियल एनर्जी, ओके। तो आपको इस तरह से इसको सॉल्व करना है। अब आपको बच्चों इसमें सेकंड क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर आपको सेंटर के ऊपर कोई स्मॉल Q चार्ज रखना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा, बता देता हूं वो भी। चलिए, वर्क टू पुट स्मॉल Q चार्ज एट सेंटर, ठीक है। चलिए बच्चों, वर्क क्या होता है, वर्क होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल। कहां पे पोटेंशियल बच्चों, सेंटर के ऊपर। तो आप ध्यान से देखिए ना, सेंटर के दोनों तरफ प्लस Q चार्ज है, सिमेट्रिक है, ओके। और उतने डिस्टेंस के ऊपर 2 माइनस Q चार्ज भी है। मतलब सेंटर के आजू बाजू चार्ज का अरेंजमेंट कैसा है, सिमेट्रिक है। अगर सिमेट्रिक है मतलब सब एक दूसरे का पोटेंशियल क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो सेंटर के ऊपर चारों चार्ज को मिला के पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा। मतलब कोई वर्क करने का काम नहीं है। तो यहां पे आप लिखोगे बच्चों, ड्यू टू सिमेट्री ऑफ चार्जेस पोटेंशियल एट सेंटर इज 0। पोटेंशियल एट सेंटर इज 0। मतलब आपको कोई वर्क करना नहीं है सेंटर के ऊपर चार्ज रखने के लिए। क्लियर। तो ये पूरा सिस्टम एस्टेब्लिश करने का वर्क ये रहा, और सिस्टम एस्टेब्लिश हो गया। उसके बाद सेंटर पे आप कोई भी चार्ज लाओ, कुछ भी वर्क करना नहीं है, बिकॉज आजू बाजू चार्ज का अरेंजमेंट सिस्टमेटिक है। सेंटर पे पोटेंशियल ऑलवेज 0 ही होने वाला है, ओके। चलिए बच्चों, तो यहाँ पे आपके इस चैप्टर का सेकंड पार्ट खत्म होता है। आई होप कि आपको पूरा वीडियो जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।